भाई हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको भारत के नागरिक के रूप में समझते हैं। अपने 10 साल के करियर में, मतलब मीडिया के करियर को आप कैसे देखते हो? बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग रहा है, वो मैंने बहुत शिद्दत के साथ में करा है, एक भी फेक न्यूज़ नहीं करी थी। पर आपको नहीं लगता लोग आरोप लगाते हैं कि आपने रियलिटी शो बना दिया? सबका अपना पर्सपेक्टिव है, कोई पत्र ऐसा थोड़ी ठेका लेके आया था कि भाई किसी ने कहा है कि भाई यही पत्रकारिता है, ये नहीं है। सबने चेंज किया, डिसरप्शन किया। आपने अपने जीवन में कभी कभी फेक नहीं, गलती किसी से भी हो सकती, पर मैंने कभी भी किसी से पैसे लेके ये मूल्यांकन जनता करेगी? 100% करेगी जनता, नहीं तो मूल्यांकन किया तभी तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। परवेश वर्मा वो कहते हैं कि वैसे भी मुसलमान हमको वोट नहीं देते हैं तो ज़्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें गलत क्या है? आप देखेंगे कि मेजॉरिटी जो मुस्लिम वोट है वो अपोजिशन को जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भी तो कहती है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। फैक्ट है। तो किसके लिए कह रहे हैं? ये तो देश के लिए कह रहे हैं भाई। ओखला से जाके कोई हिंदू जीत सकता है? क्यों हिंदू को वोट वहाँ पे कम्युनिटी नहीं कर रही? 2015 में जब आम आदमी पार्टी पहली बार इंडिपेंडेंट सरकार बना कर आई, उसके पहले उसने अपने घोषणा पत्र में फ्री बिजली पानी वगैरह की बातें की थी। क्या फ्री बिजली पानी दिल्ली में मिल रहा है? फ्री बिजली कई जगहों पे मिल रहा है सर। आप जाइए लाल बाग झुग्गी के अंदर, ठीक है, मैं कल ही होके आया, 18 यूनिट का 2820 रुपए रेट मिल रहा है। हमारी इस समय की जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी राज्य में खोद कर शिवलिंग या फिर कोई मंदिर निकालना है, या फिर अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल बनाने? इधर और की क्या बात है? महाकुंभ के अंदर जब इतने सनातनी जा रहे हैं तो क्या 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा? क्या 15 लाख नौकरियों क्रिएट होने की बात नहीं हो रही? क्या हर इकोनॉमिक स्टडी ये नहीं कह रही कि जीडीपी उससे बढ़ेगा? यूनेस्को की एक रिपोर्ट है कि देश के 1.1 लाख स्कूलों में केवल एक शिक्षक हैं सर। तो मैं कोई पक्षपात ना करते हुए बिहार की बात बताता हूँ। 1,92,097 पद खाली हैं शिक्षकों के। आपके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे देश के पास है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे स्कूलों का स्पेस है, हर चीज़ है, बावजूद हम उसे बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात तो एक चीज़ आप समझिए कि एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है। दिल्ली के अंदर भी आपको डेटा ये ऐड करना चाहिए कि 90% स्कूल्स के अंदर प्रिंसिपल्स नहीं है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी में बहुत बड़ी फूट हो रही है। आतिशी और अरविंद केजरीवाल जी के बीच में नहीं बन रही, और भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जी के बीच में नहीं बन रही। दोनों ये चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाए। नेता बदलते हैं, जितना झूठ बोलते हैं उससे बड़ा तो फिर कोई है नहीं आज के डेट में। कांग्रेस पार्टी ने 40-50 साल में सबसे बड़ा झूठ बोला है वो उस वक्त, क्योंकि हम लोग इतने डेमोक्रेटिक मीडिया में नहीं रहते थे, इसलिए वो चीज़ें आउट इन द ओपन नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे जिस पर देख रहे हैं, ये मेरा शो ऑन द रिकॉर्ड है, और आज हम बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी से बातचीत करेंगे। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन चल रहा है। दिल्ली के इलेक्शन में जो सभी पार्टियां हैं वो किस तरीके से कैंपेन कर रही है, बीजेपी किस तरीके से कैंपेन कर रही है, इन सारे विषयों पे बातचीत करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो कई राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत होगी। जैसा कि दिल्ली का हाल है, इस समय सभी पार्टियाँ फ्री 20 के नाम पर तमाम तरह के घोषणाएं कर रहे हैं। कोई केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त कर रहा है, तो कोई महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कर रहा है। हम इनसे समझेंगे कि ये जो फ्री 20 का कल्चर है, या फिर जो योजनाएं ये फ्री 20 के नाम पर लेके आ रहे हैं, उससे देश और राज्य के खजाने पे क्या असर पड़ता है। तो तमाम विस्तृत चर्चा होने वाली है। आपको ये कन्वर्सेशन काफ़ी ठीक लगेगी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में ऑन द रिकॉर्ड में। थैंक यू सो मच। और ऑन द रिकॉर्ड में हम लोग कोशिश करेंगे कि सारी बातें ऑन द रिकॉर्ड ही हों। ऑन द रिकॉर्ड ही नहीं। सबसे पहले आपसे तो मेरे को ये पूछना है कि आप एक सेलिब्रिटी पत्रकार रहे हैं अपने दौर में। 6 महीने पहले ही, अभी भी दौर आपकी का है, लेकिन 6 महीने पहले ही आपने पत्रकारिता छोड़ी, बीजेपी में आ गए। क्यों छोड़ा सर? 6 से ज़्यादा समय हो गया था, और छोड़ने के पहले मैंने कुछ 1-1.5 महीने का समय भी दिया था, गैप भी दिया था। तो कुछ ऐसा नहीं था कि मैं मान लो आज एंकरिंग कर रहा हूँ, कल जाके कहीं से चुनाव लड़ लूँ और फिर जमानत जब्त हो जाए, ऐसा कुछ मैंने नहीं करा था। मैंने एक कूलिंग ऑफ पीरियड जो है उसमें मैंने सोचा था, और मेरा सिर्फ मंशा ये थी कुछ देश के लिए अच्छा करना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब मैं ग्राउंड पे ट्रैवल कर रहा था देश भर में, मैंने देखा था देश का विकास काफ़ी हुआ है। जितने मेरे को मौका मिला था अपनी सिफोलॉजी करते वक्त बहुत लोगों से बात करने के लिए, और भाषा और प्रांत एग्नोस्टिक, उड़ीसा से लेकर त्रिपुरा से लेकर साउथ में, तो मैंने ये पाया कि भाई देश के अंदर काम हो रहा है। और देश के अंदर जो भी गरीब ग्राउंड पे ट्रैवल करता था वो यही कहता था कि भाई हमारी ज़िंदगी को बेहतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और साथ में मैंने एक और चीज़ ज़मीन पे अपने ट्रैवल और एक्सपीरियंस के साथ में देखी कि सनातन की यूनिटी जो है इस देश को आगे ले जाने के लिए एक एसेंशियल कंडीशन है, और वो भारतीय जनता पार्टी की कोर आइडियोलॉजी है। ये दोनों के मिश्रण के साथ में मैंने सुना कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में कुछ अपने आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी के कार्य में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, वो एक उनका तो कार्य ओशन है, पर एक ड्रॉप इन द ओशन के थ्रू कर पाऊँ, तो
मुझे सेटिस्फैक्शन काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। और फिर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली और उसके बाद फिर मैं लग गया। तो तैयारी कब से कर रहे थे आप कोई पत्रकारिता तैयारी नहीं, छोड़ने लाइफ में का? हमेशा हर चीज़ जो होती है ना प्लानिंग से नहीं होती है। मैंने इंजीनियरिंग करी थी, इकोनॉमिक्स पब्लिक पॉलिसी करी थी, मैंने नहीं कभी सोचा था कि मैं जर्नलिज्म में आऊँगा। मैंने सिफोलॉजी का कोई ट्रेडिशनल बैकग्राउंड नहीं था, पर मैंने खुद अपने मॉडल्स बिल्ड करके एक बहुत साइंटिफिक तरीके से 90% के स्ट्राइक रेट के थ्रू सिफोलॉजी करी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था। उसके बाद जब जर्नलिज्म में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई एक ऐसा केस को रिपोर्ट करूँगा जो केस नेशनल सेंसेशन बन जाएगा। उसके बाद मैंने भी नहीं कभी सोचा था कि मैं इतनी यंग एज में न्यूज़ डायरेक्टर बन जाऊंगा। तो मेरा जो लाइफ में हमेशा फोकस रहा है और मैंने जो लाइफ को एक्सपीरियंस किया है जितने समय में, आप लाइफ में चीज़ों को प्लान नहीं कर सकते। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके प्रति अपने वर्क को प्लान कर सकते हैं, पर लाइफ में आप ये नहीं प्लान कर सकते कि आप और मैं भी बैठे हैं कि 5 साल बाद एग्जैक्टली क्या करोगे, 6 साल बाद नहीं कर सकते हो। अगर हाँ आपको कोई दायित्व मिले उसमें जरूर आप प्लानिंग कर सकते हो विच इज़ देयर, पर आप अपनी लाइफ को प्लान नहीं कर सकते। तो इसलिए बेस्ट चीज़ है कि जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी है उसमें आप अपना 100% दीजिए। और ये गीता के अंदर भी लिखा हुआ है कि आप कर्म करो, क्योंकि सिचुएशन और आउटकम आपके हाथ में नहीं रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि प्लानिंग कर रहा था, मेरा हमेशा से फोकस है कि जो प्रेजेंट है उसमें मैं अपना 100% दूँ। तो शुरू में जब आपने जवाब शुरू किया तो जो पहला कटाक्ष था वो किसके ऊपर था? नहीं, मेरा पहला कटाक्ष मेरे सब इनिशियली डिबेट कांग्रेस की जो प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने जी उनके साथ में हुई थी, और वो सब डिबेट्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। और एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत समय से ही डिबेट इज़ ऑलवेज बीन माई पैशन, और इसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं काफ़ी पढ़ के जो है जनता के सामने टेलीविज़न के माध्यम से और डिजिटल के माध्यम से रहूं। और कोइंसिडेंटली कांग्रेस की तरफ से वो हुआ करती थी, तो डिबेट्स काफ़ी ज़्यादा जनता को अच्छी लगी और धीरे 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 मिलती रही। पर लार्जर थिंग इज दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। लार्जर एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स विच इज़ द रियल पॉलिटिक्स इज़ अल्टीमेटली गेटिंग द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑन द ग्राउंड। तो ये अच्छी बात है, दिल्ली के अंदर और महाराष्ट्र में भी इन सब चीज़ों में भी मौका मिला है। तो मेरे को जो चीज़ रैटल करती है वो ये है कि, रैटल नहीं कह सकते बट समथिंग विच कीप्स मी ऑन द एज, इसकी भाई काम हमेशा मिलते रहना चाहिए। देखिए, आदमी का पद जो है कोई भी हो सकता है, पद आपके उसमें फिक्स नहीं होता, पर अगर आप अपने दिन में 16 से 17 घंटे काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप करते करते कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। तो काम बस मिलते रहना चाहिए, और यही मेरा असूल पहले से ही रहा है। आई कैन नॉट सिट आइडल, दैट इज हाउ माई पर्सनैलिटी। ठीक है। जो सवाल मुझे आपसे पूछने हैं राजनीतिक रूप से, वो सवाल तो मैंने लिखे हैं जी लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सर्च करने गया कि प्रदीप भंडारी जी कहाँ से आते हैं, किस राज्य से हैं, कैसा परिवार था, क्या चीज़ें थी। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अपने जीवन के ऊपर प्रकाश डालें, अपने बारे में बताएं, कैसे कहाँ से शुरुआत हुई। देखिए, मैं इंदौर का रहने वाला हूँ, पिछले 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरे फादर मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट गैलेंट्री मेडल होल्डर हैं, 40 साल उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस में सर्व करा है। मेरी मदर इंदौर की सबसे लार्जेस्ट NGO थैलेसीमिया प्रिवेंशन पे चलाती हैं। मेरी 2 बहनें, दोनों कॉरपोरेट में, एक US में है और एक बेंगलोर में है। और मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग, पब्लिक पॉलिसी और थिएटर में रहा है। सो डिबेटिंग का शुरुआत से ही शौक था। और मेरा पॉलिटिकल आप कह सकते हैं जो फर्स्ट एक्सपोजर ऑन ग्राउंड कैंपेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रहा, वो जब गोपालगंज में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी रैली एड्रेस करी थी 2015 में, बिहार तब में। जी, तब मैं UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहा था, और मेंस के जस्ट बाद की बात है ये। तो मुझे अपने मित्र जो है वो रैली के अंदर कुछ कोऑर्डिनेशन कर रहा था, उसका फ़ोन आया रात को 11:30 बजे कि कल मोदी जी की रैली है, आप अटेंड करना चाहोगे। तो मेरे लिए फर्स्ट, मैंने कभी लाइव नहीं देखी थी उस वक्त, क्योंकि हम लोग जब बड़े होते थे, जितने भी जो टॉप डिबेटर्स रहते थे, मैंने मॉडल UN मॉक पार्लियामेंट्स बहुत करी है, तो हम लोग अरुण जेटली जी की स्पीचेस को बहुत, एटलीस्ट मैं पर्सनली बहुत क्लोजली फॉलो करता था, क्योंकि उसने सीखने को बहुत मिलता था, बिकॉज यूज्ड टू गो इनटू द पास्ट केसेस दिस दैट। दूसरे साथ में मोदी जी का 12-13 से मैंने बहुत ज़्यादा क्लोजली फॉलो करना शुरू करा, एंड आई यूज्ड टू, मतलब आई लव लिसनिंग टू स्पीचेस। तो मेरी क्या हॉबी, मैं कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहा हूँ, और साथ में मैं लीडर्स की स्पीचेस वर्ल्ड ओवर, इंडियन लीडर्स की बहुत सुनते हुए आता हूँ। ये मेरी हॉबी है। ज़्यादातर आपके जो पसंदीदा बोलने वाले हैं उसमें BJP के ही ज़्यादा लोग हैं। देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इनिशियली सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन सभी को, दीनदयाल उपाध्याय जी, वीर सावरकर, ये सब जब बोलते थे तो उनकी वॉइस में बहुत ज़्यादा डेप्थ होता था, और उनकी वॉइस में बहुत ठहराव, अगर पब्लिक स्पीच के अंदर बहुत ठहराव होता था। तो ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति जो है, जो मासेस को अपील किया है,
किसी भी आइडियोलॉजी का हो, अगर उसको जनता का समर्थन मिल रहा है मतलब वो जनता के दिल से कनेक्ट हो रहा है। अब गांधी जी जनता के दिल से अलग तरीके से कनेक्ट होते थे, ऐसा मैसिव, ही वॉज नॉट अ वेरी ग्रेट ओरेटर, बट जो वो बोलते थे लोग उसको फॉलो करते थे। और मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री में उस समय में वर्ल्ड में शायद ही ऐसा कोई था। सो हर की अपनी एक शैली होती है, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक आइडियोलॉजी के उससे ही चीज़ था, बट हाँ आइडियोलॉजिकली जो मैं खुद रिलेट करता था, सी पॉलिटिक्स इज अबाउट बिलीफ। पॉलिटिक्स आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप किसी चीज़ में बिलीव ना करें। अपॉर्चुनिज्म की पॉलिटिक्स आपको एक डिस्टेंस तक ही ले जा सकती है, बट अगर आप किसी चीज़ में पैशनेटली बिलीव करते हैं तभी जाके आप उसमें आगे तक जा सकते हैं। सो वो बिलीफ मुझे बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ में हमेशा से आती हुई आई है। और तो और जब पीएम को मैंने 15 में सुना था, लाइव सुना, तो आई फेल्ट समथिंग डिफरेंट एनर्जी। और उसके बाद उनसे मिलने का मौका मुझे 2023 में मिला था, तो दैट एनर्जी वाज डिफरेंट एट ऑल, कंप्लीटली डिफरेंट। कितने साल रहे आप पत्रकारिता में? हो गए 9-10 साल, 9 साल तक। और कितनी उम्र है आपकी अभी? मैं 32 का हूँ, 32 का। क्या बात है, आप एकदम मेरे बराबर हैं। जी जी। मुझे लग रहा था कि आप और बड़े होंगे। अब देखिए ऐसे लोगों को लगता है, पर ठीक है, मतलब मैंने अपनी कंपनी, जन की बात है, 2015 में शुरू करी थी। और तब हमारा विजन था कि भाई 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम 543 लोकल चैनल्स को सेटअप करेंगे, इस सबकी 543 मिलियन व्यूअरशिप होगी और 543 रिपोर्टर्स होंगे जिसको पब्लिक जो है वो रेट कर सकती है अल्टीमेटली। पर हम उस वक्त डिजिटल का बहुत बड़ा दौर था, तो वी डिड ह्यूज, बट क्या उस वक्त मॉनेटाइजिंग और एडवर्टाइजिंग प्योर डिजिटल बेस पे करना मुश्किल था। आज तो स्थितियाँ बहुत बेहतर है, इन पर्टिकुलर उस टाइम फेसबुक में। तो करते करते शुरू किया, सिफोलॉजी कोइंसिडेंटली करे और सिफोलॉजी के जरिए देश के हर कोने में ट्रैवल करने का मौका मिला, जो मेरे हिसाब से मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे वो मिल पाया। 2023 में जब मैं त्रिपुरा चुनाव में गया था फरवरी में, तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियों के पोस्टर से ज़्यादा आपके जन की बात के पोस्टर लगे हुए। वो मैं आपको बताता हूँ उसका कारण क्या था। जब पिछला त्रिपुरा का चुनाव हुआ था तब लेफ्ट वर्सेस बीजेपी था एंड लेफ्ट वाज रूलिंग, तब कोई नेशनल मीडिया से नहीं गया था और मैं वहाँ पे 40 दिन रहा था। और त्रिपुरा की हर विधानसभा में रफली वोटर जो होता है वो 30-35 हज़ार 25 हज़ार इस तरीके का रहता है। और जब मैं अपनी गाड़ी से हर विधानसभा में 40 ट्रैवल करा और वहाँ पे हम लोग फेसबुक लाइव करते थे, दैट इज़ द थिंग, तो वो हर विधानसभा में वो वायरल लाइव होता था कि कोई कर ही नहीं रहा था त्रिपुरा। और उस वक्त भयानक एंटी इनकम्बेंसी थी। फिर उस वक्त सीपीएम की डेथ हो गई, उनके गौतम दास जी के जनरल सेक्रेटरी थे, उनके द्वारा एक प्रायोजित अटैक मेरी टीम पे भी कराया था और वो वहाँ पे त्रिपुरा में बहुत बड़ा हो गया था। फिर वहाँ हमारे मित्र बने बाद में जाके, जिनका नाम है प्रणब सरकार जी, जो हेडलाइन त्रिपुरा के मालिक है, अब नंबर 1 चैनल है त्रिपुरा का। तो उनके साथ हमने पहला सर्वे करा था। उस वक्त हम इकलौते लोग थे जो कह रहे थे त्रिपुरा बीजेपी विल स्वीप, और उनने वो करेज लिया था दिखाने के लिए, उनके ऊपर भी बहुत कॉल्स आए थे। फिर जब रिजल्ट सही हुआ था नेशनली, तो न्यूज़ एक्स के साथ में और एनडीटीवी के साथ में, तब एनडीटीवी में विक्रम चंद्रा ये सब लोग हुआ करते थे, उनके साथ में मैंने एग्जिट पोल करा था। तो जब वो सही हुआ था तो लोग वहाँ पे, उनको लगा कि भाई कितनी बड़ी बात हो गई, इस वक्त हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था, सिर्फ यही सुने थे। जब मैं रिजल्ट के बाद त्रिपुरा में गया तो आई माई सेल्फ वाज शॉक कि एयरपोर्ट के ऊपर करीबन 1000-1500 लोगों की भीड़ थी, 7-8 गाड़ियाँ थी, पूरा लोग गुलाल में रंग थे। उनको लगा कि भाई आई रिप्रेजेंटेड देयर वॉइस। अब याद करिए उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने एक टर्म कॉइस करी थी, चलो पलटाई, विच वॉज इज रैली। उन्होंने हीरा की बात करी थी, हाईवे, इंटरनेट वे, रेलवे और एयरवेज, तो दैट ऑल कनेक्टेड। अब वो सब नेशनल मीडिया के लिए त्रिपुरा वॉज नॉट अ बिग स्टोरी, इट बिकेम बिग स्टोरी आफ्टर बीजेपी वन बिकॉज लेफ्ट वॉज रूलिंग फॉर लॉट ऑफ टाइम, बट आई स्पेंट 40 days बिफोर दैट, दिस इज वाई इट हैपेंड। ये है उसके बेसिक कारण। और उस वक्त तक मुझे समझ में आ गया था कि भाई अगर आपको रिसोर्सेज को मोनेटाइज करना है तो आपको यही मॉडल पे काम करना है। तो इसी तरीके से दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूंसी बवाना, उसका एक बाईपोल हुआ था, वो बाईपोल की मैंने हर गली को प्रेडिक्ट कर दिया था और अपनी वेबसाइट पे डाल दिया था। तब हमको चस्का लग गया था कि भाई यार कैसे प्रेडिक्ट, क्योंकि प्रेडिक्ट जब आप कर रहे हो तो इट्स अ जीरो सम गेम, और उस वक्त प्रेडिक्शन का मार्केट वाज आल्सो एट एन ऑल टाइम हाई। अब तो पीछे पूरा नीचे हो चला गया इन पर्टिकुलर 2024 के बाद से, बट दैट टाइम इट वाज ऑल टाइम हाई, और उसके बाद से धीरे धीरे चीज़ें मिलना चालू हुई, तो करते गए। ठीक है, अपने 10 साल के करियर में, मतलब मीडिया के करियर को आप कैसे देखते हो? नहीं, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग रहा है, और जितना भी मैंने कार्य करा है वो मैंने बहुत शिद्दत के साथ में करा है, एक भी फेक न्यूज़ नहीं करी थी। और मैं हमेशा ऐसे जर्नलिज्म में विश्वास रखता था जिसमें ओपिनियन
ओपिनियन बेस्ड जर्नलिज्म में विश्वास रखता था, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब से बच्चा पैदा होता है और मैं आप में यहाँ बैठा हूँ, मैंने जिस्ट का कप में पानी पी रहा हूँ कि मैं इसमें से क्या चूज़ करूँगा, जैसे ही मैंने एक चॉइस कर ली, मैंने एक सब्जेक्टिविटी में ले आया। मेरा कर्तव्य ये रहता था मैं झूठ नहीं बोलूँ, बट आई ऑलवेज इंश्योर दैट आई हैव एन ओपिनियन, समबडी कैन अग्री विथ मी, someone can disagree with me. So I look at it in extremely satisfying manner. और मेरे हर चैनल के साथ जो स्टिंट थे, all of them was very very high. और उन सब में मेरी कंपनी भी चलती रही, जो अभी भी जो है मेरी टीम चलाती है, वो भी बहुत सेटिस्फाइंग था। अनफेयरली टारगेट कई समय पे मैं हुआ था, बट विच इज़ लॉजिकल। और कोई पर्सनल मेरा आयर किसी के अगेंस्ट नहीं था। तो अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीटली शिद्दत के साथ काम करता था। सो आई लुक बैक इन अ वेरी सेटिस्फाइंग मैनर, दैट इज़ समथिंग विच आई कैन से। पर आपको नहीं लगता लोग आरोप लगाते हैं कि आपने रियलिटी शो बना दिया देखो, मीडिया को? और मेरा मानना ये है कि अल्टीमेटली टीवी एक विजुअल मीडियम है, और हर व्यक्ति जो टीवी में अच्छा किया है, किसी भी आप न्यूज़ डायरेक्टर से बात करोगे ना, ऑफ द रिकॉर्ड आपको सब कुछ वही बोलेगा। क्यों कहता है कि भाई विजुअल अच्छी, तो यही कहते हैं ना। रिपोर्टिंग अब विच इज़ देयर, आप भी रिपोर्टिंग करने जाओगे, यमुना में आपने करी, आप यमुना का दिखाओगे, आप भी दिखाओगे ये देखो यमुना यहाँ मैली है, ये देखो ये मैली है। अगर कोई शीश महल के अंदर जाएगा तो बाहर से अगर वो खड़ा होकर अपनी पीटीसी देगा, वो दर्शक देखना चाहेगा कि शीश महल के अंदर घुस के सोने का टॉयलेट, 50 करोड़ का 10 करोड़ के कर्टन्स दिखाएगा, वो देखना चाहेगा। इट इज़ लॉजिकल, लोग टीवी पहले देखते हैं। तो रिपोर्टिंग इज ऑलवेज बीन अबाउट विजुअल फर्स्ट। तो कहा मैं जाता है कि आज के डेट में सेंसिटिव जर्नलिज्म खत्म हो गई है, नहीं, देखो मेरे अब साथ सेंसेशनल जर्नलिज्म शुरू हुई है। टेलीविजन हमेशा एक विजुअल मीडियम है। जहाँ विजुअल मीडियम होगा वहाँ आपको विजुअल को ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा कि लोग देखें, क्योंकि एक अटेंशन स्पैन व्यूअर की कम हो गई है। ये एक लॉजिकल साइंटिफिक चीज़ है। जो टेक्स्ट बेस्ड चीज़ें होती है वो एक लॉन्ग फॉर्म रीड होती है, उसके लिए भी सब रीडर्स हैं। मेरे हिसाब से अगर कंटेंट में ऑनेस्टी है, भले वो टेक्स्ट हो या विजुअल हो, उसका व्यूअर आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और अगर आप भेड़ चाल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भेड़ चाल का हिस्सा बन सकते हैं। सबको अपनी चीज़ें देर, एवरीबडी हैज़ अ चॉइस। पहले क्या होता था कि कुछ ही चैनल्स थे एक पत्रकार के लिए, अगर वहाँ पे उनको नौकरी नहीं मिली तो बेचारा क्या करता था, आज नहीं मिली वो अपना प्लेटफॉर्म चालू कर सकता है, अपना यूट्यूब चालू कर सकता है, उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो सकता है। आज तो नेता, अभिनेता और हर इन्फ्लुएंसर व्यक्ति ज़्यादा डिजिटल फर्स्ट पे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। अच्छा, ये सवाल आपने बहुत अच्छा कहा। इसी पे एक सवाल है, आप खुद अब पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं, आप ये बताइए जो पार्टी के नेता हैं ये जर्नलिस्टों को इंटरव्यू देने के मतलब इंटरव्यू ना देकर इन्फ्लुएंसर्स जो हैं यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, उनको चूज़ कर रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से क्या है, मैं मानता हूँ कि हर इंटरव्यू एक अल्टीमेटली टारगेट ऑडियंस को रीच करता है। तो अभी आपने देखा होगा कि महाकुंभ के अंदर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सभी अलग अलग टीवी चैनल्स को समय समय पे इंटरव्यू दे रहे हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वैसे टीवी हो, डिजिटल हो, सबको 2024 के पहले में इंटरव्यू दिया था। अब जैसे मान लीजिए उन्होंने एक पॉडकास्ट के साथ में किया, सो दैट्स अ डिफरेंट ऑडियंस। सो आई बिलीव देयर इज चॉइस, एंड अल्टीमेटली व्हेन यू गिव एन इंटरव्यू you know what type of an audience you are trying to reach to. So I don't think कि either or है। I think now you have a bouquet of options to choose from कि आप अपना कौन सा मैसेज कौन से ऑडियंस तक जल्दी पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, एक सवाल आपसे हमेशा पूछा जाता होगा, मेरा भी सवाल है कि प्रदीप जी, जब आप ये कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदारी से अपने 10 साल के करियर में जर्नलिज्म किया, निष्पक्षता की जब बात आप करते हैं, नहीं, मैंने निष्पक्ष वर्ड तो यूज़ ही नहीं किया। मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि मैं निष्पक्ष हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं पक्ष लेता हूँ। और जब तक पक्ष, हर व्यक्ति पक्ष लेता है, जो अपने आप को निष्पक्ष कहता है तो वो पीछे पत्रकारिता तो निष्पक्ष होने की नहीं, दावा करता है ना? पत्रकारिता सबका अपना पर्सपेक्टिव है। कोई पत्र ऐसा थोड़ी ठीका लेके आया था कि भाई किसी ने कहा है कि भाई यही पत्रकारिता है, ये नहीं है। सबने चेंज किया, डिसरप्शन किया है। एक समय में टेलीविजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सरकारी चलता था, उसके बाद फर्स्ट प्राइवेट चैनल आया, उसके बाद प्रिंस करके एक बच्चा था जिसकी डेथ हुई थी, जिसको 24 घंटे जो है चैनल्स ने कवर करा, और जाके उससे जनता ने चाहा। उसके 26/11 कभी देश ने नहीं सोचा होगा कि भाई 26/11 पे गुस्सा देश में था, कि उसमें किसी ने रिफ्लेक्ट करा। उसके बाद में जाके वे इलेक्शंस, हम लोग ने इलेक्शंस को देखा है, वो कम्प्लीटली चेंज हुआ। तो ऐसा नहीं है कि निष्पक्ष, हर व्यक्ति अपनी तरीके से कर सकता है। अल्टीमेटली जज तो व्यूअर है ना। हम डेमोक्रेसी में लिखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो सबको अपनी चॉइस है। मेरे हिसाब से व्यूअर इज़ द बेस्ट जज। जैसे एक नेता के लिए बेस्ट जज वोटर होता है, उसी तरीके से एक पत्रकार के लिए बेस्ट जज व्यूअर रहता है।
अल्टीमेटली आप अगर फेक न्यूज़ करते हैं, इंटेंशनली फेक न्यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ क्रिमिनल। आपने अपने जीवन में कभी फेक कभी न्यूज़ फेक न्यूज़ नहीं। गलती किसी से भी हो सकती, पर मैंने कभी भी किसी से पैसे लेके किसी ये के घर मूल्यांकन जनता करेगी? 100% करेगी जनता। नहीं तो मूल्यांकन किया तभी तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक आखिरी सवाल इसमें मैं और पूछना चाहता हूँ कि 2014 के पहले ऐसा होता था ना कि जो पत्रकार होता था, जो ग्राउंड पे होता था, शायद आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा, उस दौरान ज़्यादातर नेताओं का जो कनेक्शन होता था ना, वो ग्राउंड रिपोर्ट करने वाले जर्नलिस्टों के साथ होता था, फील्ड पे रहने वाले जर्नलिस्टों के साथ होता था। कुछ अच्छा रिलेशन भी डेवलप करना ताकि उनको इंटरव्यू दिया जा सके, उनसे अपने हिसाब की कुछ खबरें चलवाई जा सकें। 2014 के बाद ऐसा बदला मीडिया कि सीधे कनेक्शन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से हो गया, मालिकों से हो गया। अब जर्नलिस्टों को ब्लैकलिस्ट किया जाता है। जिस दौरान आप थे, आपको भी कुछ पार्टियों ने ब्लैकलिस्ट किया होगा, या फिर कई सारे लोग आपके पास इंटरव्यू देने नहीं आते होंगे। ऐसा हमारे साथ भी होता है। इस पूरी मीडिया को, पिछले 10 साल में जो मीडिया बदली है, उसको आप कैसे देखते हो? नहीं, मेरे हिसाब से 2014 के पहले कुछ लोग को लगता था कि वो जो बोलते हैं वही देश की ओपिनियन है। 2014 के बाद से बहुत टियर 2 टियर 3 टाउन्स के लोग आए, और उनको जनता ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। और अल्टीमेटली जो कहते हैं ना, हैव्स पहले थे, उनको लगा था ये मेरा कुनबा है, इसको कोई नहीं छू सकता। लोगों ने आके उसको चैलेंज किया, उनको व्यूअरशिप मिली, मालिकों ने उनको सपोर्ट करा, डिजिटल चैनल्स आए, वो उनने क्वेश्चन करना चालू कर दिया उन लोगों को कि भाई ये तुम्हारी ओपिनियन झूठी है, फेक है। तो जो लोग ने अपनी पत्रकारिता में उनको लगता था कि भाई हम डिसाइड कर रहे हैं देश का नैरेटिव क्या है, अब कोई देश का नैरेटिव नहीं डिसाइड करता, जनता डिसाइड करती है नैरेटिव। तो आज आप और मैं जो बात कर रहे हैं, अगर उसमें दम होगा तो वो भी चलेगा। आप देखिए ना कैसे वायरल इतने सारे, कोई एक वीडियो जो डिजिटल पे आज की तारीख में वायरल होता है, वो वीडियो के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया डिस्कशन टीवी चैनल्स कर देते हैं, उसके ऊपर जाके अखबार की खबर भी हो जाती है। आज एक इंटरकनेक्टेड मैश के जरिए चीज़ हो रही है। पहले मोनोलिथिक टॉप डाउन था, अब एक इंटरकनेक्टेड मैश है। तो आज हर व्यक्ति, तो इनफैक्ट ज़्यादा आज के तरफ में एक पॉलिटिशियन एक डिजिटल व्यक्ति के साथ भी रिलेशन बनाएगा, वो एक टीवी वाले से भी बनाएगा, एक प्रिंट के साथ भी बनाएगा। उसकी चॉइस हो किसके साथ बनाना चाहे, उसके साथ में अगर वो मालिकों के साथ भी बना रहा है तो उसमें क्या खराबी है। अल्टीमेटली तो सबके पास चॉइस है, मैं ये कह रहा हूँ, कोई किसी को रोक नहीं सकता। हाँ, अगर कुछ लोग ब्लैकलिस्ट करते हैं, जैसे इंडिया अलायंस के लोगों ने कुछ पत्रकारिता को ब्लैकलिस्ट करा था, ये उनकी इंटॉलरेंस दर्शाता है। सो एवरीबडी हैज अ चॉइस, इज व्हाट आई एम सेइंग। मैं आज चॉइस के साथ आपके साथ बैठा हूँ। आपको लग रहा है कि मेरे को बैठा के आपको कुछ कंटेंट मिलेगा जो आपके व्यूअर के लिए रेलेवेंट होगा। सो आई बिलीव दैट द मास्क्स आर आउट इन ओपन. Those who used to be the harbingers of truth, everybody now have understood that pre-2014 they were running an agenda for a particular party. ठीक है, इस पूरे कन्वर्सेशन का सार भी कम से कम यही है कि थोड़ा बहुत राजनीति को समझना और प्रदीप भंडारी को समझना, बेसिकली कि जो 2014 के पहले से ऐसा स्थिति हुआ करती थी। आज आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, लोग उठा के टिकरों पे कॉल करते थे कांग्रेस के लोग कि भाई इसको हटाओ, इसको करो, इसको गिराओ, ये करो। आज तारीख में क्या है, आज आपको नई चीज़ अच्छी लगती है, आप बैठाइए, कितने सारे लोग हमको क्रिटिसाइज़ करते जाके 10 जाके अपने डिटेल के अंदर भी व्यूअरशिप ले रहे हैं। हमने थोड़ी किसी को जाके कॉल करा कि बंद करो, क्या करो। एवरीबडी हैज़ अ चॉइस, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। वहीं आप देखिए कि जब प्री आप 2014 एरा कंपेयर करेंगे तो यू विल मेक इट अ ह्यूज डिफरेंस। आज कोई किसी को नहीं रोक सकता बियॉन्ड द पॉइंट। हाँ, अगर आपने इलीगैलिटी की तो यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन। आज मैं और आप कुछ कर रहे हैं, जनता का हक है आपको कहना कि भाई तुम ये आज ओपिनियन दे रहे हो, परसों तो तुम कुछ और बोल रहे थे, क्या डिफरेंस क्या तुम बताओ। तो आज दिक्कत उन लोगों को है कि 2014 के पहले जनता के पास सोशल मीडिया के जरिए उनसे सवाल पूछने का हक नहीं था, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, लेकिन आजकल जो नेता बदलते हैं, जितना झूठ बोलते हैं, उससे बड़ा तो फिर कोई है नहीं आज के डेट में। नहीं, ऐसा क्यों 2014 आप कांग्रेस पार्टी ने 40-50 साल में सबसे बड़ा झूठ बोला है, वो उस वक्त क्योंकि हम लोग इतने डेमोक्रेटिक मीडिया में नहीं रहते थे, इसलिए वो चीज़ें आउट इन द ओपन नहीं है। क्या कितना सा कांग्रेस पार्टी मीन्स झूठ ओनली। 2014 के पहले कांग्रेस पार्टी क्या जस्टिफाई कर दी थी? 26/11 जब आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले के बाद कांग्रेस ने कहा था भैया ये आरएसएस की साजिश है, ये उसके बाद हिंदू टेरर के शब्दों का प्रयोग किया गया था, फिर जाके वो सब बोगी फ्लॉप हो गई थी। कांग्रेस पार्टी ने 40-50 साल तक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कुछ कहा ही नहीं। अब जाके वो संविधान लेकर घूम रहे हैं, पर अगर उनका इतिहास उठा के देखोगे तो आपको पता रहेगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न ने नहीं दिया, पहला चुनाव इन्हें नहीं रहा। अब ये सब सवाल कांग्रेस से पूछने लग गए लोग, और हम भी पूछ रहे हैं, तो इसलिए कांग्रेस को दिक्कत है और उसके समर्थित लोगों को दिक्कत है। समस्या ये भी है ना कि जितना उधर है उतना इधर भी है। अब आपकी पार्टी में भी आपके नेता गोली मार देते हैं, लाल रंग लगा देते हैं गांधी जी के ऊपर, तो ऐसे विचारधारा पे क्या कहेंगे? जो चीज़ होती है उसके ऊपर हम लोग की कोई मेन स्ट्रीम ओपिनियन नहीं। मैं आपको ये
पार्टी लाइन की बात कर रहा हूँ कि क्यों कांग्रेस पार्टी ने 40 साल तक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी नेहरू जी को खुद दे सकते थे, इंदिरा जी को दे सकते थे, सबको दिया। दिस इज अ मैटर ऑफ इनफैक्ट दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट इट इज नॉट बीन गिवन। ठीक है, प्रदीप भंडारी के लिए लोकतंत्र और संविधान की परिभाषा क्या है? प्रदीप भंडारी के लिए लोकतंत्र की परिभाषा यही है कि जो जनता जनार्दन उसमें सबसे सर्वोपरि है, जनता की वर्डिक्ट किसी भी चीज़ में सबसे ऊपर रहती है, और जनता जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो प्रीएम्बल के अंदर जो एसेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा है, वही लोकतंत्र की परिभाषा है। संविधान की परिभाषा इसी चीज़ से होती है जो हमारे प्रीएम्बल में लिखा है कि हमको हमारे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव टू इंश्योर दैट वी आर अ सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को कांग्रेस पार्टी ने अमेंड किया था, which is a hard fact also, but as it stands today, what Pradeep Bhandari thinks of democracy in particular and Loktantra and Constitution is exactly what Baba Saheb Bhimrao Ambedkar ji has written. फिर मुसलमानों से दिक्कत क्या है? किसी को दिक्कत नहीं मुसलमानों से। आपके नेता नई दिल्ली विधानसभा से जो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रवेश वर्मा, वो कहते हैं कि वैसे भी मुसलमान हमको वोट नहीं देते हैं तो ज़्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें गलत क्या है? मुसलमान हमको वोट, अगर आप देखेंगे कि मेजॉरिटी जो मुस्लिम वोट है वो अपोजिशन को जाता है, इसका ये मतलब थोड़ी हमने मैटर ऑफ पॉलिसी में किसी भी से भी रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया। कोई भी पॉलिसी उठा के देख लीजिए। इनफैक्ट आपको एक मैं डेटा बताता हूँ, जो नौकरियों के जो मुसलमान समाज की जो प्रति व्यक्ति आय है, एक दैनिक भास्कर या किसी की रिपोर्ट थी कि 28% जो है वो हमारे शासन के अंदर बढ़ी है विज़ावी यूपीए के कंपैरिजन में, और जो बाकी धर्मों से ज़्यादा बढ़ी है। हमारी कोई भी पॉलिसी में हम ये नहीं देखते कि भाई हिंदू है मुसलमान है, कि हम देखते हैं जो गरीब है उसको सहायता होनी चाहिए। जब कोरोना काल में सरकार ने राशन दिया, उसने ये थोड़ी देखा हिंदू है मुसलमान है क्रिश्चियन है सिख है ईसाई, राशन ज़रूरतमंद को दिया गया। दिक्कत यह है कि पिछले 50-60 सालों से कांग्रेस पार्टी ने ये एक स्ट्रैटेजी लगाई है पॉलिटिकल की भाई हमको मुस्लिम वोट को एकजुट करना है और उस वोट को और मुसलमानों की जीवन शैली को बेहतर नहीं करना है। मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, आप जाइए कांग्रेस पार्टी शासित राज्य के किसी भी दिल्ली के कोने में चले जाइए, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ के अंदर वहाँ की जीवन शैली की स्थिति क्या है और ये कितने समय से क्या रही है। और कांग्रेस जो इतनी बात करती थी वो उसने उनकी जीवन शैली को इम्प्रूव क्यों नहीं किया। पर मुस्लिम वोट तब भी कांग्रेस पार्टी को क्यों पड़ता है? क्योंकि वो रियल वोट बैंक और रियल कम्युनल पॉलिटिक्स है ना। हम तो डेवलपमेंट की बात करते हैं। आज ये सच्चाई है कि डेवलपमेंट बेस्ड वोटिंग के कारण ही सरकारें चेंज होती हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि जहां मुसलमान मेजॉरिटी के अंदर रहता है वहां सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित लोग आते हैं। मालदा मुर्शिदाबाद के अंदर 1951 के बाद से 90% टाइम मुस्लिम एमपी क्यों रहा? अगर एक हिंदू मेजॉरिटी एरिया से एक मुसलमान एमपी बनने के चांसेस इक्वल हैं एज कम्पेयर टू हिंदू बनने के, ऐसा क्यों है कि एक हिंदू के या क्रिश्चियन के या सिख के मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से एमपी बनने के एमएलए बनने के चांसेस 10% प्रोबेबिलिटी रहती है? तो इसमें बीजेपी की भी तो गलती है ना, बीजेपी क्योंकि वो जीत नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी का काम धर्म स्पेसिफिक भरोसा जीतने का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काम है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जीतने के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भी तो कहती है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो फैक्ट है। तो किसके लिए कह रहे हैं? ये तो देश के लिए कह रहे हैं भाई, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर हम लोग एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को सनातनियों को बांटने की बात करती है भाई, कहती है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए पर मुसलमानों में कास्ट की बात नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी के और इनके समर्थित लोग कहते हैं कि भाई हिंदुओं की जातियों की ज़्यादा बात करेंगे पर बाकी समाज में जातियों की बात नहीं करेंगे। हम ये फैक्ट है। मुगल आक्रांता इस देश के अंदर क्यों आए थे? क्योंकि हम आपस में ही लड़ रहे थे। हम जब आपस में लड़ेंगे समाज वीक होगा। भारत स्टेट से फाइट करने की बात हम तो नहीं कहते, राहुल गांधी कहते हैं और वो बीजेपी आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट कहते हैं। व्हाट डज दैट मीन? कॉन्स्टिट्यूशन का तहस-नहस कभी हुआ था, इमरजेंसी के वक्त हुआ था। तो ये तो फैक्ट है कि एक है तभी हम सेफ हैं। सनातन रहेगा तभी तो भारत का कोर ही सनातन है। 100 करोड़ से ज़्यादा इस देश के लोग जो है वो सनातन में विश्वास रखते हैं। हमारा इतिहास हमारी संस्कृति सनातन है और वही हम महाकुंभ में देख रहे हैं, वही हम अयोध्या के अंदर देख रहे हैं, विच इज़ हार्ड फैक्ट। और हमारे जहाँ भी आप आसपास उठा के देख लीजिए, जहाँ भी भले अफगानिस्तान हो गया, अलग अलग जगह में जहाँ सोसाइटीज़ का पतन हुआ है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक वैल्यू सबका पतन हुआ। इनफैक्ट आपको स्टडी भी करनी चाहिए। देश में मैं वापस से पूछूंगा, मलप्पुरम, मालदा उत्तर, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ 70% मुस्लिम आबादी आती है। मैं वापस से पूछूंगा, अगर सच में इस देश के अंदर इन एरियाज़ के अंदर भी लोकतंत्र है तो ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए एक आबादी है 50% हिंदू 50% मुस्लिम, उसमें 30 साल बाद मुस्लिम 70% हो जाता है, हिंदू 30% हो जाता है, उसके 10 साल बाद हिंदू जो है 10% हो जाता है, मुसलमान 80% हो जाता है। पर ऐसा हिंदू मेजॉरिटी इलाकों के अंदर तो नहीं होता। क्यों हिंदुओं को अपने एरियाज़ को छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ होते हैं? ये तो सवाल उठता है। संभल का एग्जाम्पल लीजिए। संभल की डेमोग्राफी 1950s में क्या थी, अभी क्या है?
ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा क्यों होता है? और उन एरियाज़ की ऐसा क्यों नहीं है कि सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बढ़ते हैं, और उस समुदाय का विचार आगे रखने वाले सो कॉल्ड थॉट लीडर्स और इंटेलेक्चुअल लीडर्स क्यों नहीं इन सब बेसिक इश्यूज की बात करते हैं? ये तो सवाल उठेगा ही ना। प्रदीप, हमारी इस समय की जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी राज्य में खोद कर शिवलिंग या फिर कोई मंदिर निकालना है, या फिर अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल बनाने की इधर और की क्या प्राथमिकता होनी बात है? चाहिए? महाकुंभ के अंदर जब इतने सनातनी जा रहे हैं तो क्या 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा? क्या 15 लाख नौकरियों क्रिएट होने की बात नहीं हो रही? क्या हर इकोनॉमिक स्टडी ये नहीं कह रही कि जीडीपी उससे बढ़ेगा? जब हिंदू वहाँ पे जाके, हर व्यक्ति हिंदू जो महाकुंभ के अंदर सनातनी जा रहा है तो 5,000 से एवरेज एक स्टडी बताता है कि 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा वो स्पेंड कर रहा है। क्या अयोध्या के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ोतरी नहीं मिली है जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना है? हम तभी क्यों स्कूल्स की बात करते हैं जब कोई सनातनी जो है वो अपने हक की बात करता है? स्कूल कॉलेजेस होना है फॉर श्योर, बट इट इज़ नॉट एन आइदर और सिचुएशन विच इज पर उसको आपने बेहतर भी कहाँ बनाया है? क्यों नहीं बनाया हमने? कहाँ health के बनाया? अंदर मुझे एक बात बताइए कि आप दिल्ली में ये कह रहे हैं कि केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त कराएंगे, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि 10 साल से आपकी सरकार है, आप तीसरे कार्यकाल में भी जा चुके हैं। एजुकेशन बता और एजुकेशन में यूनेस्को की एक रिपोर्ट है कि देश के 1.1 लाख स्कूलों में केवल 1 शिक्षक हैं सर। और अगर राज्य स्तरीय बात कर लें तो मैं कोई पक्षपात ना करते हुए बिहार की बात बताता हूँ, 1,92,097 पद खाली हैं शिक्षकों के। आपके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे देश के पास है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे स्कूलों का स्पेस है, हर चीज़ है, बावजूद हम उसे बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1,43,564, झारखंड में 75,726, पश्चिम बंगाल में 53,137 करके, मध्य प्रदेश में 52,000 से ज़्यादा। तो कहने का मतलब है कि इतनी सारी चीज़ें हमारे पास है, हम उसे बेहतर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम दिल्ली में केजी से पीजी की शिक्षा मुफ्त देने की बात कर रहे हैं। कैसे देंगे आप? पहली बात तो एक चीज़ आप समझिए कि एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है, पॉइंट नंबर 1। अब आप स्टेट स्पेसिफिक ले लेते हैं, पहले दिल्ली से शुरू करते हैं। दिल्ली के अंदर भी आपको डेटा ये ऐड करना चाहिए कि 90% स्कूल्स के अंदर प्रिंसिपल्स नहीं है। आम आदमी पार्टी और आम मैं आदमी मना नहीं कर रहा हूँ, आप उसमें डेटा में बस मैं ऐड करवा रहा हूँ क्योंकि आपने सब स्टेट्स का एग्जाम्पल किया। तो दिल्ली के अंदर 90% स्कूल्स के अंदर प्रिंसिपल्स नहीं है। दिल्ली के अंदर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर 2/3 स्कूल्स के अंदर बेंचेस नहीं है। मैं नहीं कह रहा, दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। दिल्ली के अंदर 500 से ज़्यादा सरकारी स्कूल्स का वादा किया था, हार्डली एनी खुले। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। अब आ जाते हैं अपन स्टेट स्पेसिफिक बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का जितना आज एजुकेशन का बजट है, आप देख लीजिए दिल्ली का जो टोटल एजुकेशन का बजट है उससे ज़्यादा दिल्ली का, इनफैक्ट जो टोटल बजट है उत्तर प्रदेश का एजुकेशन का बजट है। पॉइंट नंबर 2, एज वी स्पीक उत्तर प्रदेश के बजट अंदर है, खर्च कहाँ होता है? खर्च मैं बता रहा हूँ ना आपको। देखिए 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक होता है आपको प्रोवाइड करना है अच्छे टीचर्स, दूसरा आपको इंश्योर करना है एजुकेशन के अंदर जो स्कूल्स है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो। अभी एक एजुकेशन मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है जो ये कहते हैं कि देश भर के अंदर मेजॉरिटी अब जो सरकारी स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बराबरी आ चुकी है। इनफैक्ट पीपल इन मैनी प्लेसेस आर चूजिंग अ गवर्नमेंट स्कूल ओवर अ प्राइवेट स्कूल विच इज़ देयर। इनफैक्ट मैं आपको एक और डेटा पॉइंट देता हूँ, जो बेस्ट रिजल्ट्स और आउटकम्स रहा है वो केंद्रीय विद्यालयों का रहा है। इवन इन दिल्ली, इफ यू स्टडी दी 10th CBSE परसेंटेज, वो मैक्सिमम जो है वो केंद्रीय विद्यालयों का सबसे बेटर है, वर्स रहा है दिल्ली सरकार के स्कूलों का। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सिचुएशन इज बेस्ट एज पॉसिबल, वी हैव टू इम्प्रूव एट प्लेसेस, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सर 75 साल हो गया प्रदीप भाई, बड़ा मतलब आपने अभी बताया तो हम लोग ऑलमोस्ट एक ही एज के हैं। 10 से 11 साल से मैं भी जर्नलिज्म कर रहा हूँ, आप भी दुनिया देख रहे हैं, मुझसे ज़्यादा देखे हुए हैं आप। मैं आपसे किसी पार्टी के पक्ष वाला विचार नहीं चाहता, एक ईमानदारी से प्रदीप भंडारी का विचार चाहता हूँ, जो मुझे ये बताएं कि अगर हम केवी जैसी संस्थाएं खड़ी कर रहे हैं या पहले से जो बनी है उसको बेहतर कर रहे हैं, हम उन सरकारी स्कूलों को भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। ये आपको ऐसा लग रहा है, आप जाके देखिए जो नए PM श्री स्कूल्स खुले हैं उसके अंदर क्या स्थिति है। गुजरात हाई कोर्ट का कमेंट देखिए, गुजरात हाई कोर्ट ने लेटेस्ट कहा कि गुजरात के अंदर गवर्नमेंट स्कूल समझ बेटर देन प्राइवेट स्कूल। अब टॉप 2014 के अंदर हम फ्रेजाइल 5 इकॉनमी थे, हम टॉप 5 इकॉनमी में पहुंचे, 11 लाख करोड़ का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा है। तो ऐसा देखिए, पर वो कहाँ हो रहा है? मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल है, इसके जवाब में ये कोई दूसरा जवाब नहीं ये मैं नहीं कह रहा। देखिए एक चीज़ आप समझिए, आप इस पूरे स्टूडियो के अंदर बैठे हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई आपको खंडर मिला है स्टूडियो, अब आपने भैया 70 साल तक ये स्टूडियो खंडर बैठा है। अब आप आए, आपने बोला भाई ये कोने को मैंने अच्छा कर दिया। अब दूसरा व्यक्ति बोले अच्छा ठीक है, ये कोने को तो आपने अच्छा कर दिया 24 घंटे में, उस कोने का क्या? तो अब आप बोले 70 नहीं 48-49 साल समथिंग।
जोड़ गांठ के? मेजोरिटी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ही रही है, हम तो कहते ठीक हैं है, हाँ, फिर भी। 90% टाइम तो कांग्रेस की सरकार रही है। हाँ। तो गवर्नेंस इज ऑलवेज अबाउट ensuring it's a continuity and you ensure that your basic fundamentals are solid। क्या ये सत्य नहीं है कि भाई आज भारत जो है टॉप 5 अर्थव्यवस्था में है? क्या ये सत्य नहीं कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है? क्या ये सत्य नहीं है कि हम पीएम श्री स्कूल्स खोल रहे हैं? क्या ये सत्य नहीं है कि हम 11 लाख करोड़ इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हैं? तो क्या ये सत्य नहीं है कि पहले के समय के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता था वो 6% था, आज जाके अब 1% से भी नीचे के अंदर आ चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ रोजी रोजी, हम लोग कह रहे हैं कि जहाँ पे हमको बेटर इंप्रूव करना है हम कर रहे हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि 2047 तक हमने भारत को विकसित करने का टारगेट बनाया। ठीक है, आप जब ये पर मैं कहते हैं, हेल्थ पे आपसे कहूंगा, आपको ये भी सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि इस देश के अंदर आप बताइए मुझे पहले कितने एम्स हुआ करते थे? हमने जितने एम्स खोले उतने कांग्रेस पार्टी ने सालों तक नहीं खोले थे। हमको इंश्योर करना है कि हर डिस्ट्रिक्ट, आइडियली विजन जो इवेंचुअली हमारी कि भाई एक व्यक्ति के अगर जेब में कुछ भी पैसा ना हो वो जाके कहीं पे भी अच्छा इलाज करा सके, वही पीएम आयुष्मान की विजन है। तो इट्स अ थिंग विच इज इन कंटिन्यूटी इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। हाँ, लेकिन उनके वहाँ पे व्यवस्थाएं जो हैं, आम जन जो आते जाते हैं, या नंबर लगाना आज भी इतना आसान नहीं है, पहले से बहुत मुश्किल बेहतर है। आप पूछिए लोगों से जिनके पास पहले से आयुष्मान थोड़ा कार्ड बेहतर है। हो सकता है, लेकिन उनकी सुविधाओं के लिए कोई व्यवस्था आप नहीं जैसे है। आपको मैं ये कहना मेरे चाहता साथी पत्रकार मुकुल सिंह चौहान हैं, जिस्ट में ही कार्यरत हैं। उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एम्स के अस्पतालों के बाहर एक रिपोर्ट की थी, ग्राउंड रिपोर्ट काफ़ी चली है। उसके बाद राहुल गांधी भी जाके वहाँ पे कंबल उम्बल दे करके आए। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो लोग वहाँ से अपना शहर छोड़ करके यहाँ पे आते हैं लाइन लगाने के लिए, 4-4 दिन तक सुबह 5-5 बजे 2-2 बजे रात को उठ के लाइन लगाते हैं, इस ठंडी में मर रहे हैं, लेकिन उनकी व्यवस्थाओं के लिए, उनके रख रखाव के लिए कोई खास व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। नहीं है, होनी चाहिए, हो रही है। पर एक और चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि आपने बड़ी अच्छी बात करी। ऐसा क्यों? लार्जर एसेंस क्या है? लार्जर एसेंस आप इमेजिन करिए, एक स्थिति के अंदर देश के अंदर सिर्फ एक ही एम्स हुआ करता था, अब जाके हम लोग अलग अलग जगह में एम्स खोल रहे हैं। सर, आप बेहतर थे, आप नहीं नहीं अच्छे नहीं, थे, अच्छे नहीं इसलिए थे हम। सरकार, जनता ने आपको चुना। हाँ तो हम बेहतर कर आप रहे हैं, तीसरी बार भी हैं, तभी हम बेहतर कर लेकिन रहे हैं। आप 50 साल कांग्रेस की हर चीज़ों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार हम नहीं जिस ठहराया रेट जा पे सकता। भारत को आगे लेके जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के रेट से 100x ज़्यादा है। और ये हम और आप नहीं निर्णय करे, जनता निर्णय कर रही है। जिसके पास एक आयुष्मान कार्ड है, जिसको पता है कि अगर कभी भी बीमार हो जाए तो उसको जाकर सरकारी अस्पतालों के अंदर और अलग अलग बाकी अस्पतालों के अंदर उसका इलाज हो सकता है, जिसको पता है कि अगर कोरोना काल आएगा तो भाई सरकार जाके इंश्योर करेगी कि उसको राशन मिले, जिसको पता है कि भाई आज की स्थिति के अंदर देश टॉप 5 अर्थव्यवस्था में पहुंचा, जिसको पता है कि उसको गड्ढे वाली सड़क के अंदर नहीं, उसको अच्छे हाईवेज मिलेंगे। ये मैं कह रहा हूँ, पर इट्स अ जर्नी इन कंटिन्यूएशन, दैट इज व्हाई आवर टारगेट इज 2047। आप लोग फ्री बीस का समर्थन करते हैं, सपोर्ट हम करते वेलफेयर हैं? का सपोर्ट करते हैं, वेलफेयर का सपोर्ट। तो 2015 में जब आम आदमी पार्टी पहली बार मतलब इंडिपेंडेंट सरकार बनाकर आई, उसके पहले उसने अपने घोषणा पत्र में फ्री बिजली पानी वगैरह की बातें की थी। क्या फ्री बिजली पानी दिल्ली में मिल रहा है? फ्री बिजली कई जगहों पे मिल रहा है सर। नहीं नहीं, क्या आप जाके पानी की गुणवत्ता खराब है, उसमें मैं मैं एकदम आपको सच बताऊंगा। कहता हूँ, आप इतना अच्छा ग्राउंड पे रिपोर्ट करते हैं, आप जाइए लाल बाग झुग्गी के अंदर, ठीक है, मैं कल ही होके आया, 18 यूनिट का 2820 रुपये रेट मिल रहा है। 2820 इज द बिल। मैं आपका ये तो अभी भी दिखा दूंगा बिल आपको, 18 यूनिट बिजली के लिए। पॉइंट नंबर 1, कहीं आम आदमी 70% ऑफ द दिल्ली पर मंथ 2000 रुपये से ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा है। तो कोई दिल्ली के अंदर फ्री बिजली नहीं आ रही, ये हार्ड रियलिटी है अरविंद केजरीवाल जी की। पहले, अब पानी के अंदर कोई फ्री पानी नहीं आ रहा, ये आपको भी पता है, टैंकर माफिया की स्थिति में पहुंच चुका है। मैं आपको बता दूं इशू क्या है। दिल्ली जब पहली बार हिंदुस्तान के पिछले 1990 से रेवेन्यू सरप्लस, स्टेट ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर जा रहा है, और वही जो भ्रष्टाचार के पैसे से शीश महल, शराब घोटाला, ये सब चीज़ हो रहा है, कोर्ट के अंदर है, बट प्राइमा फेसी नथिंग इज बीन प्रूवन एज। तो शीश महल को आप लोग जनता के लिए खोल क्यों नहीं रहे हैं कि जाके जनता देखे उसको कि नहीं, क्या है क्या नहीं है? वो तो एक मैटर जो है शीश महल का कि खोलना चाहिए कि खोलने, वो अल्टीमेटली लेफ्टिनेंट गवर्नर विल टेक अ कॉल व्हेन इट हैज़ टू हैपन। एंड इनफैक्ट इसमें भी आपको मैं बताऊंगा, ये अल्टीमेटली आता किसके अंडर में? ये आता तो मिस्टर जो भरद्वाज जी वहाँ पे नौटंकी और ड्रामा कर रहे थे, उन्हीं के अंडर में आता है वो। तो हम तो इंश्योर, हमने तो कह भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी के जब मुख्यमंत्री बनेगा वो अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी शीश महल में नहीं रहने वाला है। तो आज जो 10 साल से सरकार में, जवाब उसको देना है। उसने कहा कि भाई 10 साल में मैं यमुना नहीं साफ करूँ तो मुझे वोट मत देना, यमुना नहीं साफ हुई। उसने कहा कि मेरी पंजाब में सरकार बना दो तो मैं दिल्ली में प्रदूषण खत्म कर दूंगा, प्रदूषण खत्म नहीं हुआ। उसने 10 साल में 100 बार बोला कि भाई दिल्ली के अंदर साफ पीने का पानी आ रहा है। आज उनके अलावा जहाँ RO लगे रहते हैं, दिल्ली की जनता को साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है।
वो कह रहे हैं कि भाई पंजाब, हम दिल्ली की महिलाओं को 2100 देंगे। एक महिला का नाम बता दें जिसके खाते में पंजाब में 100 रुपये दिए। हमने तो महाराष्ट्र में भी दिया, मध्य प्रदेश में भी दिया, हमने जाके हरियाणा के अंदर भी दिया, उड़ीसा में भी दिया। मैं आपको बता दूं फ्री भी क्या होता है। आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ा होगा जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में जब उन्होंने लॉन्चिंग पे कहा था, उन्होंने क्या बोला था, ये रेवड़ी वाले सिर्फ रेवड़ी की बात करते हैं, साथ में ना हाईवे बनाते, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते, ना कुछ बनाते। हम तो 11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की स्थिति तो ये, जब आरआरटीएस की बात हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट को उनको लताड़ लगानी पड़ी थी कि 400 करोड़ की एडवर्टाइजिंग में स्पेंड करते हो, क्यों आरआरटीएस के अंदर फंड नहीं दे रहे हो। तो हम वो लोग नहीं है भाई, हम लोग 70-80 करोड़ लोगों को राशन भी देंगे जब उनको जरूरत होगी, पर साथ में हम हाईवे भी बनाएंगे। ये है फर्क। अच्छा, यमुना वाली सफाई पे आप लोग कितना स्ट्रिक्ट हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि केजरीवाल तो 10 साल में साफ कर नहीं पाए और एक बार और वो चांस मांग रहे हैं कि मुझे चांस मिले और मैं यमुना की सफाई करूं। जहाँ तक एज अ जर्नलिस्ट उम्मीदें नहीं हारनी चाहिए किसी आम जनता को भी कि कोई साफ़ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन जब इतनी बार आप बोलते हैं कि यमुना की सफाई हम कर देंगे, साफ़ पानी पहुँचा देंगे, उसमें आप विफल हो रहे हैं। जो कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट बता रही है कि 7,000 करोड़ से अधिक रुपए खर्च हुए हैं यमुना की सफाई पर, लेकिन हुआ क्या, कहाँ पे क्या एक्चुअल में आपको दिखाई देता है? बिना पक्षपात के बताइए। नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, पक्षपात की बात के पक्ष तो है ही। मैं आपको सीधी बात कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता को कह रहा हूँ, यमुना को अगर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी, 5 साल के अंदर हम यमुना को साफ कर देंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कह दिया कि 3 साल के अंदर हम इतनी साफ कर देंगे कि भाई केजरीवाल जी को निमंत्रण मिल जाएगा डुबकी लगाने के लिए। तो भाई जिस 27 साल से तो नहीं कर पाए, ना कांग्रेस कर पाए, ना आम आदमी पार्टी आपदा वाले कर पाए, तो हम 5 साल का मौका मांग रहे हैं। गंगा साफ हो गई सर? गंगा पहले से तो ज़्यादा साफ है, और उसका प्रमाण हमको क्या देने की जरूरत है। अखिलेश यादव जी खुद महाकुंभ में डुबकी लगाए। महाकुंभ में डुबकी लगाने से वो तो नहीं, नोएडा मैं आज में चैलेंज कर रहा हूं आपको, किसी को लगता है भाई, आज आप लोगों से पूछिए, किसी भारत आस्थावान देश है, तो आप कह रहे हैं कि लोग, उस आस्था में तो आप लोग कह रहे- हर जगह डुबकी नहीं, लगाते नहीं, नहीं, हैं। नहीं, नहीं, आज यहाँ जब छठ होता है ना तो कोई यमुना में, दिल्ली में नहीं, यमुना में उसी गंदे पानी में महिलाएं, नहीं, यमुना के अंदर सबको पता है, यमुना में कोई भी, आज आप किसी भी हमारे पूर्वांचल के भाई बहन से आप बात कर लीजिए, उसको अच्छी तरीके से पता है कि वो यमुना मैया के अंदर डुबकी नहीं लगा सकता, ऐसी बुरी स्थिति है। और उसी पूर्वांचल के भाई बहन से पूछो कि भाई क्या प्रयागराज जाकर या अलग अलग जगह जाकर आप क्या गंगा मैया में डुबकी लगाओगे? वो जरूर लगाएगा। गंगा पहले से ज़्यादा साफ हुई है और उसी की तरफ बढ़ रही है। हम तो कह रहे हैं, हम तो डुबकी लगा रहे हैं, मैं भी महाकुंभ जाऊंगा, डुबकी लगी। आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने लगाई है, अखिलेश यादव ने उसका प्रमाण दे दिया है। क्या कोई भी इनमें से इंडी लाइन्स का नेता यमुना में डुबकी लगा के देख लेना, तो उनको पता चल जाएगा। हमारे अध्यक्ष दिल्ली के ने लगाई, उनको बीमार हॉस्पिटल के अंदर पड़ गए। वो जितने लोग अखिलेश यादव ने लगाई, कोई जाके बीमार पड़ा अस्पताल के अंदर, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा जी, प्रमाण सब कुछ है। महिलाओं को 3,000 रुपया कैसे देंगे? नहीं, 2,500 की बात कर रहे हैं। चलिए, 2,500 रुपया कहाँ से देंगे? अरविंद केजरीवाल के जो भ्रष्टाचार का जितना घोटालों का जो पैसे ही बच जाएगा, उसी से सब हो जाएगा। पर आप ही की सरकार ये हम ही तो देने वाले हैं भाई। महाराष्ट्र हम नहीं दे रहे, 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को महाराष्ट्र में दे रहे हैं। पिछली बार कोई 78,000 करोड़ का बजट था 2023-24 का, उसमें कहा जा रहा था कि अगर ये योजनाएं मुफ्त वाली लागू हो जाएंगी तो सरकार के ऊपर लगभग 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। तो ये पैसे कहाँ से आएंगे? मैं आपको कहा कि अरविंद केजरीवाल, इसका जवाब 2 तरीके से दीजिएगा। एक नेशनल लेवल पे भी कि ये जो बहुत ज़्यादा मुफ्त सुविधाएं देने की बात हो रही हैं, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? क्या मुफ्त सुविधाएं, पॉलिसीज़ इस तरीके से बांटने से बेनिफिट होगा, या फिर अच्छी सुविधाएं जनता को प्रोवाइड करने से? ये आइदर और नहीं है। जो ज़रूरतमंद है उसको मुफ्त सुविधा देने की बात हम करते हैं। तभी महाराष्ट्र के अंदर हमने 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के खाते में सम्मान की राशि दी है। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लखपति दीदी की बात कर रहे हैं। तभी पीएम सूर्यग्रह के तहत 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें मुफ्त बिजली भी मिलेगी और साथ में सस्टेनेबल हमेशा भी मिलेगी सोलर पावर के जरिए। तो मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ, आप हमारे अलावा कोई भी पार्टी बता दीजिए जिसने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत महिलाओं के खाते में सम्मान की राशि सस्टेनेबली पहुँचाई। हम एक राज्य नहीं है ब्रदर, हम अलग अलग राज्य में कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं, हम हरियाणा के अंदर भी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं, उड़ीसा में भी कर रहे हैं। तो हम ये कर सकते हैं, हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी 3 साल हो चुकी है, दिल्ली में भी 10 साल हो चुके हैं। मार्च में भी आतिशी जी ने कहा था एक महिला के खाते में सम्मान की राशि नहीं दे सकते, ये हार्ड फैक्ट है। आप पंजाब के अंदर ग्राउंड रिपोर्ट करिए, अलग अलग जगह वहाँ पावर कट्स हो रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी फ्री बिजली भी नहीं दे सकती, हम फ्री बिजली भी दे सकते हैं, हम महिलाओं के खाते में सम्मान की राशि भी दे सकते हैं, जो हम करेंगे।
पर साथ में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड हर तरफ ये रहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैवी स्पेंडिंग करते हैं। एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेंड इंप्रूव्स द इकोनॉमी। अरविंद केजरीवाल जी उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। हम 11 लाख करोड़ का देश भर में, महाराष्ट्र में आप चेक कर लीजिए, जब से हमारे इकोनॉमी की स्थिति उद्धव ठाकरे जी के समय से मच बेटर है, तो हमको पता है इकोनॉमी कैसे हैंडल करना होता है। एक छोटी सी बात कहूँगा, अगर अरविंद केजरीवाल जी के अगर भ्रष्टाचार जितना उन्होंने अलग अलग किया है उसी के पैसे की बचत हो जाए तो सब स्कीम्स इंप्लीमेंट हो सकती है। अलॉन्ग विद दैट हम ये भी इंश्योर करेंगे कि दिल्ली की जो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी वो और ज़्यादा बढ़े। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में किसानों को कमर्शियल रेट पे बिजली मिलती है, हम इंश्योर करेंगे उनको कमर्शियल रेट पे बिजली ना मिले। क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। होप सो, जैसा आप लोग कह रहे हैं वैसा अच्छा, आप मुझे बताइए, ऑलमोस्ट जितना होता है बस वादे होते हैं। नहीं, आप मुझे बताइए, मैं इसमें आपसे डिसएग्री करता हूँ। देखिए, आपकी मेरी कोई एक ओपिनियन हो सकती है, बट फैक्ट्स जो होते हैं ओपिनियन से ज़्यादा होते हैं। अगर सिर्फ हम वादे ही कर रहे होते तो ऐसा क्यों है कि भाई 15-20 सालों से ज़्यादा हमारी मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है, 20 साल से ज़्यादा हमारी गुजरात में सरकार चल रही है, 10 साल से ज़्यादा हमारी सरकार जो है, अगर आप देखेंगे हरियाणा के अंदर चल रही है, 15 साल से हमारे हरियाणा, थर्ड टाइम हमारे हरियाणा के अंदर 20 राज्यों में हमारी सरकार क्यों है, 3 बार हम क्यों रिपीट कर रहे हैं ना? हम कुछ तो सही कर रहे होंगे ना देश की जनता और गरीबों के समय में, कि जो 50 साल में कोई पॉलिटिकली ये अचीव नहीं कर पाए वो हमने किया। मतलब हम कुछ तो सेवा कर रहे हैं। क्रॉस कास्ट वोट, आप लोग तो हमको ब्राह्मण बनिया पार्टी कहते थे, अब ये तो मानिए कि हमको दलित हर समाज का वोट मिल रहा है। आप हमको कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान की पार्टी कहते हैं। आपसे मतलब मुझसे है, जनरली लोग, हाँ। आपको आपकी बात नहीं कर रहा मैं, मतलब जनरली लोग ये कहते थे, वी नीड टू इंश्योर दैट वी बिलीव वी हैव इम्प्रूव। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से के ऊपर लेके आए। ये हमने डेटा कह रहे हैं। हर इकोनॉमिक स्टडी वर्ल्ड ओवर ये कह रही है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमिक फंडामेंटल्स सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। तो ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसीलिए लोग जब हमको एक बार चुनते हैं बार बार चुनते रहते हैं। ये आपका, ये हम नहीं कह रहे, डेटा कह रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 2011 के बाद से एक भी राज्य सरकार रिपीट नहीं करी है, ये हार्ड फैक्ट है। एक राज्य सरकार उन्होंने 10 साल तक नहीं चलाई है, क्योंकि लोगों को पता है कांग्रेस के झांसे में आप एक बार आ जाओ उसके बाद कोई नहीं आ सकता है। सबसे ज़्यादा रिपीटेड गवर्नमेंट्स हमने चलाई है। अगर आम आदमी पार्टी और आपदा वाले इतने ही अच्छे होते तो हरियाणा के अंदर बाजू के राज्य में एक, देखिए, आम आदमी पार्टी, अन्ना हजारे जी के सोशल मूवमेंट का उनको फायदा मिला, उसके कारण ये यहाँ पे दिल्ली के अंदर टिके, उनका ग्राफ नीचे ही जा रहा है। आप रिजल्ट्स देखेंगे आपको पता चल जाएगा। हरियाणा के अंदर क्यों नहीं उनका चला मैच, क्योंकि लोगों को पता है, झूठ बोलते हैं। हरियाणा में आप जाके देखिए, 18 सितंबर को उनके पार्टी के मेन डॉक्यूमेंट में सुनीता केजरीवाल जी ने ही लॉन्च करा था, मुफ्त बिजली की बात करी थी हरियाणा में। हरियाणा में कहा था कि भाई हम मुफ्त में शिक्षा देंगे। क्यों लोगों ने नहीं बिलीव किया? क्योंकि उनको पता है कि वो झूठ बोलते हैं। अगर एक पार्टी नेशनली क्यों नहीं एक्सपैंड करी, आप मुझे बताइए। ये तो स्टडी की बात है। ऐसा क्यों है कि बीजेपी हर तरफ एक्सपैंड कर रही है और बीजेपी को रिपीटेड मिल रहा है? बिकॉज वी बिलीव इन गवर्नेंस। और आप देखिएगा, एक बार आम आदमी पार्टी दिल्ली से सरकार के अंदर चले जाएगी, उसके बाद दिल्ली में कभी उस सरकार में नहीं है। ठीक है, आप लोग वादे तो लेके आ ही रहे हैं ना, देखा जाए जनता कितना भरोसा करती नहीं, मैं हम लोग का कौन सा वादा है ब्रदर जो हम लोग ने कहा है जो हम नहीं करते? फॉर एग्जाम्पल, साफ पीने का पानी हमने इंश्योर करा है कि भाई जल जीवन मिशन के तहत 3 करोड़ से ज्यादा घरों में हम साफ पीने का पानी पहुंचा रहे हैं। तो मैं सिर्फ वादे की बात नहीं कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी वादे की बात कर रहे हैं, मुझे करेक्ट कर सकते हैं। स्वच्छता की बात कर रहे हैं हम, राइट? उनके पास अब एमसीडी भी है, अभी भी दिल्ली में कूड़े के पहाड़ है। स्वच्छ भारत के तहत, मैं इंदौर से आता हूं, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, हमें पता है कि स्वच्छता कैसे करती। पॉइंट नंबर 2 पर वो तो कह रहे हैं सारा खजाना खाली करके गई है एमसीडी का बीजेपी। तो यही तो बात है, उनको जब उनकी उस पर आता है, भैया चलो हमने इसमें इनका आर्ग्यूमेंट ले ले, सब खजाना खाली। अब यमुना के अंदर क्या कहेंगे? कह रहे हैं भाई अगर हम सब काम करने में रोक रहे तो शीश महल बनाने में क्यों नहीं रुके हो? 2026 करोड़ का जो शराब के ठेके दिल्ली के अंदर समय समय पर कोविड काल में खोले गए, वो शराब के ठेके इनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए थे। तो ओपन ऑन रिकॉर्ड है जी। तो वो तो यमुना साफ कर देते ना। वो तो कह रहे हैं कि भाई 3 साल कोविड में चले गए, 2 साल हम पहले लोग को 15 में भी बोल रहे सारे थे नेताओं को जेल में डाल दिया गया। तो बेसिकली अरविंद केजरीवाल ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया जब से वो जेल में गए। मतलब वो मान रहे हैं कि आतिशी जी फेलियर रही है, वो मान रहे हैं कि उनके सब के सब पूरी की पूरी गवर्नेंस मशीनरी फेलियर रही है। और अरविंद केजरीवाल तो वापस से भी जेल में जा सकते हैं क्योंकि उन पे केसेस चल रहे हैं। तो फिर तो और भी नहीं हो सकती यमुना साफ। इसीलिए हम कह रहे हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मत दो भाई, हमको दो 5 साल मौका। चलिए, तो एक और आपके वादे की बात कर लेता हूँ। दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में है, ऑटो और टैक्सी चालकों को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना कवर दिया जाएगा। ई रिक्शा वालों को भी दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, चलिए, ई रिक्शा, हाँ, कैसे दिया जाएगा? एक पॉलिसी, कौन सी योजना है आपके पास?
देखिए, ये हमारा एक प्रिंसिपल आउटकम डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जब हमारी कैबिनेट की मीटिंग बैठेगी, उसके अंदर उस एक योजना का नाम तय होगा और उस योजना के तहत हम पास करेंगे। जैसे हम लोग कर रहे हैं, जब 10 लाख का इलाज हम आयुष्मान के तहत दिल्ली के अंदर देने वाले हैं, तो हम ये जीवन बीमा भी दे ही देंगे। आयुष्मान भारत योजना जो कार्ड है उससे 5 लाख होते हैं, 10 लाख? 5 लाख दिल्ली के अंदर हम लोग एडिशनल 5 लाख दिल्ली की सरकार देगी। अच्छा, स्टेट देंगे। गवर्नमेंट। अब इस पे आप घिरेंगे प्रदीप जी। क्या है कि आज ही का ये आंकड़ा है, हरियाणा में वो ऑलरेडी इंडियन मेडिकल सुनिए, वो मैटर एसोसिएशन। ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है। जब मैं आपकी बात करूंगा, वो ऑलरेडी नहीं। आईएमए ने स्ट्राइक वापस ले ली है। लेकिन ये बात सच है, इसके पहले की भी मैं बात कर रहा हूँ, आज ही की बात नहीं, 2 महीने 3 महीने पहले। अब आज से 2 महीने मेरे पहले जानने वाले लोग हैं सर, मैं डेटा के साथ जब आप कहेंगे ना मैं बता दूंगा। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं देश में और अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे आयुष्मान कार्ड को इसलिए मना कर दिया गया कि पैसे सरकार की ओर से नहीं दिया जा पा रहे हैं। एक व्यक्ति है, कैंसर पीड़ित है, सुल्तानपुर में है। पिछले दिनों मैं उनके एक परिवार के मेंबर से यहाँ पे मिला भी था, जिन्होंने मुझे कहा कि सर आयुष्मान कार्ड भी काम नहीं कर रहा है। देखिए, उनको भरोसा और ये भी बकाया क्यों है? ये बात सीधी सी बात है कि जब योजनाबद्ध तरीके से चीज़ें चल रही हैं तो ये 450 करोड़ रुपए क्यों बकाया है सरकार की ओर से? 2 चीज़ों में करते हैं। पहला जो बकाया की आपने बात की, दैट इज ऑलरेडी बीन एड्रेस्ड एज वी स्पीक। IMA has called off the strike and that has been taken care of। आप एक बार ऑफिशियल स्टैंड इसमें देख लीजिए। दूसरी, 10 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी हैं आयुष्मान भारत के। उसमें से अगर कुछ स्पेसिफिक लोकल एरिया जगह के अंदर अगर इश्यूज आ रहे हैं, उन इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। इस आंकड़े को कैसे आपने लिया? जिनके कार्ड बन गए 10 करोड़ लोगों को, उन्हीं को लाभार्थी घोषित कर दिया गया, जिसके या पास उन्होंने लिया भी है कभी लाभ? नहीं, 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने लाभ भी लिया हुआ है और जिन कार्ड्स तो और ज़्यादा लोगों के बने हुए हैं। इनफैक्ट 10 करोड़ इज़ अ वेरी अंडर एस्टिमेट, आई एम सेइंग, विच इज़ दैट थिंग। जो जिसके पास कार्ड है, भगवान ना करे उसको कोई दिक्कत हो जाए तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। जिन 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उस कार्ड का इस्तेमाल भी करा है, उनमें 90% से ज़्यादा अप्रूवल रेट है। आप भी मुझे गिनती के, आप अगर लेके आएंगे, आप मुझे 100 मैक्स बता सकते हैं। तो 1 करोड़, एक ऐसी स्कीम जिससे 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने लाभ लिया है, उसमें अगर आप मुझे 100 जो है लोगों के लूप होल्स बता रहे हैं, विच इज नॉट even 0.00001%. A failure rate of a scheme is judged when at least it crosses a threshold. That does not mean कि जो दिक्कत है उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे हम दिक्कत को सॉल्व। बट इन प्रिंसिपल आप आयुष्मान भारत स्कीम की बात जो कर रहे हैं, आप वर्ल्ड ओवर इस पे पढ़िए कि लोगों ने क्या कहा है कि इट्स अ गेम चेंजर स्कीम एंड एवरी अदर कंट्री शुड रेप्लिकेट एंड मॉड्यूलेट इट। दिल्ली में कांग्रेस के पूरे चुनाव के सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस लड़का रही है दिल्ली में चुनाव। राहुल गांधी ने अपनी 3 रैलीज दिल्ली के अंदर कैंसिल कर दी है। राहुल गांधी महू चले जाते हैं पर दिल्ली के अंदर कैंपेन नहीं करने आते हैं। अजय माकन कह रहे थे कि केजरीवाल को एंटी नेशनल घोषित करेंगे, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिले कर देते हैं। प्रियंका गांधी की रैली कहीं नहीं दिख रही। तो यही तो कांग्रेस और इनके बीच में आपसी सेटिंग है, आपस की फ्रेंडली सेटिंग है इनकी। और आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। अच्छा, दोनों आप मुझे पार्टियां बताइए कि अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने क्यों एक भी कैंपेन रैली कांग्रेस के लिए नहीं करी? ऐसा क्यों हो गया कि अजय माकन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी? जैसे ही आम आदमी पार्टी ने, जब अजय माकन ने कहा केजरीवाल गद्दार है, एंटी नेशनल है, क्यों वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अजय माकन नहीं कर पाए? क्या हुआ था? मुझे क्या, कांग्रेस से पूछे, मुझे थोड़ी पता ही है। और कांग्रेस साथ में बैठे, मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने, देखिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी में बहुत बड़ी फूट हो रही है। आतिशी और अरविंद केजरीवाल जी के बीच में नहीं बन रही, और भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जी के बीच में नहीं बन रही। दोनों ये चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाए, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की पावर अपनी तरफ ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। क्योंकि राघव चड्ढा के जरिए ऐसा सब लोग वहाँ पे कहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल अपनी पंजाब की सरकार चला रहे हैं। कई न्यूज़ रिपोर्ट्स ये भी आई है कि पंजाब की पुलिस को राघव चड्ढा ने अपनी वेडिंग के अंदर इस्तेमाल करा था। तो भगवंत मान बहुत नाराज है अरविंद केजरीवाल से। तो ये दोनों उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी इनमें फूट चल रही है, ये सच्चाई है मेरे हिसाब से। जितनी मेरी दूर से समझ कहती है और जितने पत्रकार के बंधु बताते हैं, तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई है। राहुल गांधी ओपनली नहीं आना चाहते, कैंडिडेट भी अपने मैदान पर चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए वो कैंपेन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कांग्रेस पार्टी अगर कैंपेन करेगी तो फिर कोट अनकोट वो इंडी अलायंस की जो बात करते हैं वो तो ऑलरेडी ध्वस्त हो चुकी है, तो वो और ज़्यादा आगे ध्वस्त हो जाएगी। और ये पैक्ट हुआ है कि तुम मेरे लिए यहाँ मत कैंपेन करना, मैं तुम्हारे लिए गुजरात में नहीं करूँगा। ऐसा हमारी समझ है और ऐसा हम पढ़ते हैं। बाकी कांग्रेस और आप में क्या ज़्यादा चल रहा है, आप हमें बताएंगे। आपको नहीं लगता कि नहीं, आप मुझे बताइए 3 रैलीज राहुल गांधी की कैंसिल करने का क्या लॉजिक, आप बताइए। कोई अगर पार्टी लड़ती है,
हमारे तो शीर्ष नेता ग्राउंड पे, हम बात कर रहे हैं 2 दिन हमारे 13 से ज़्यादा आदरणीय योगी जी की रैलीज़ हैं, 14 से ज़्यादा आदरणीय अमित शाह जी की रैलीज़ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैलीज़ है। तो हम कोई चुनाव हारे या जीते, हम पूर्ण रूप से उस चुनाव को लड़ते हैं। राहुल गांधी साहब पूछिए क्यों 3 बार रैली कैंसिल दिल्ली में करी? आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है और इसको सिंपल ये कॉन्सेप्ट तो है। कहने वाली बात है। आप लोग हमको हरियाणा में भी विश्वास नहीं करते थे, महाराष्ट्र में भी नहीं करते थे, 14 में भी नहीं करते थे, 19 में भी नहीं करते थे, 24 में आप लोग को लग रहा था राहुल गांधी मसीहा बन जाएगा, तो आप लोग विश्वास हमको नहीं करते। कोई बात नहीं, हम जनता के बेसिस पे बोल रहे हैं। अब मैं आपको डेटा और फैक्ट्स पे प्रूफ करूँ। हरियाणा में लेकिन हाँ समझ में नहीं आया था हुआ क्या था। नहीं, आप लोग को महाराष्ट्र में भी समझ में नहीं आया। देखिए आज वो दौर गए कि पत्रकार को भाई आज बहुत हैवी डेटा है जी। जनता ना कोई नेता कह सकता है क्या एग्जैक्टली चल रहा है, ना कोई पत्रकार कह सकता है। कोई जनता के मूड को 100% गारंटी नहीं कर सकता, ना हम में वो घमंड है। जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। हम अरविंद केजरीवाल नहीं है कि घमंड के साथ में जनता से ऊपर अपने आप को समझे। मैं बहुत हम्बली कहता हूँ, जनता जनार्दन है। जनता आपको जिताती भी है, हराती भी है, जनता सिखाती भी है, पर आपको जनता की सेवा करनी है, इसीलिए आप राजनीति में। पर मैं आपको डेटा की बात करूंगा। ये तो हो गई पहली। अगर अरविंद केजरीवाल जी की हाइपोथेटिकली मान लेते हैं दिल्ली में हवा है, लेट्स इमेजिन। मनीष सिसोदिया जी, आप बताइए पटपरगंज की सीट पिछली बार कितनी मार्जिन से जीते थे? 3207 वोट, विच मीन्स 1500 वोट स्विंग इज नीडेड। तो मनीष सिसोदिया को पटपरगंज की सीट छोड़कर जाना क्यों पड़ा? क्योंकि उनको पता है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ मैसिव एंटी इनकम्बेंसी है पटपरगंज में, और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। तो अरविंद केजरीवाल के नाम पे मनीष सिसोदिया को यह भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं 1500 वोट भी शिफ्ट कर सकता हूं। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल की हवा है तो भाई 1500 वोट कितनी भी एंटी इनकम्बेंसी कैंडिडेट के खिलाफ हो। आपको याद होगा 2014-19 में मीडिया ही कहती थी कि भाई कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, पर वोट नरेंद्र मोदी जी के नाम पे है, इसी का राइट। तो क्यों ऐसा हुआ? फिर राजेंद्र पाल गौतम है जो सीमापुरी की सीट 50,000 वोट से जीते थे, जो मैक्सिमम वोट की जीते, वो क्यों कांग्रेस आम आदमी पार्टी छोड़ गए? क्योंकि उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल के नाम पे मैं इतनी हारे मार्जिन की सीट भी नहीं जीत सकता। दीज आर टू पॉइंट्स। नाउ एक अदर बात बताता हूं। हर एक इलेक्शन को जीतने के लिए थ्रेशोल्ड वोट को क्रॉस करना होता है। जैसे बंगाल के अंदर हम सिंगल डिजिट की पार्टी थे, फिर हमने एक थ्रेशोल्ड वोट तक हम पहुंचे और हम मेन अपोजिशन पार्टी बने। हमेशा दिल्ली का चुनाव 32-33% में होता था, ट्राइपोलैरिटी का होता था। अब फिर दिल्ली की डायनेमिक्स चेंज हुई कि कांग्रेस पार्टी विलुप्त हो गई और कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, और आम आदमी पार्टी और आपदा वाले 50% पे थे, और हम लोग फिर 32% का हमारा जो बेस वोट था। पिछली बार के इलेक्शंस में हमारा हाईएस्ट एवर वोट दिल्ली के असेंबली इलेक्शन में आया था, विच वॉज 38 पॉइंट समथिंग, विच मीन्स दैट नाउ वी आर देयर एट द थ्रेशोल्ड इन द बाइपोलर फाइट। अगर हम हमारा 50% भी गेन कर लें पिछली बार से, क्योंकि 31-32 से हम 38 हुए थे, जो 6.5%। अगर हम 4-4.5% भी वोट गेन कर लें, 5% भी कर लें, तो सरकार हमारी है। सो आप इज ऑन अ डिक्लाइन, वी आर ऑन एन इंक्रीज। और बाकी जो आप लोगों ने 2.5 लाख वोट काट दिए हैं दिल्ली में। भाई देखिए, अरविंद केजरीवाल जी बहुत झूठ बोलते हैं, ये सबको पता है। नहीं, मनोज तिवारी का एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रहे हैं, आपके सांसद बीजेपी के, वो कह रहे हैं 2.5 लाख से ज़्यादा वोट काट दिए। देखिए, मैंने वो वीडियो नहीं देखा। रोहिंग्या मुसलमानों का। पहली बात, कोई भी वोट कटेगा या नहीं होगा उसका निर्णय इलेक्शन कमीशन लेती है। ये हम सब जानते हैं कि इसका एक बहुत डिटेल्ड प्रक्रिया होती है। तो आज मैं आप कोई भी जाके उसमें एप्लीकेशन कर सकता है, उसके बाद वो जाके चेकिंग होती है। वो ऑलरेडी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब दिल्ली असेंबली इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो रही थी, उसको बहुत डिटेल में बताया। तो मैं उसके पॉलिटिक्स पे नहीं जाना चाहता हूँ, ये सबको पता है। बट लार्जर पॉइंट, आप एक डेटा देखना, दिल्ली इलेक्शंस में जब शीला जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी यूपीए की थी, 13 लाख वोट दिल्ली की वोटर लिस्ट से हटे गए थे, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस इन 2013। तब भाजपा ना दिल्ली असेंबली में थी ना लोकसभा में थी। और ये हम सब ने देखा है कि रोहिंग्याओं को ओपनली राशन अहमदुल्ला खान बांट रहे थे, और ये सब जानते हैं कि भाई ये इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या हमको तो वोट नहीं करते, इन्हीं को वोट करते हैं, ये लोग इसका वोटर ID कार्ड बनाते हैं। तो बाबा मुझे एक चीज़ बताइए कि ये लोग आए कैसे, दिल्ली तक पहुंचे कहाँ से? इसका जवाब तो सैम पिट्रोडा जी ने आपको दे ही दिया। बॉर्डर सिक्योरिटी तो आपके पास है ना। देखिए, क्यों 2014 के बाद से कोई बांग्लादेशी मुसलमान दिल्ली तक नहीं पहुंचा है, या राज्य के किसी दूसरे हिस्से में जाके वो नहीं बसा है, नहीं रह रहा है? जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है वो 80% सील हो चुकी है, विच इज़ अ डेटा। नाउ ये सब जानते हैं कि जो BSF किसी को भी अल्टीमेटली अगर पकड़ती है, वो राज्य की जो सरकार होती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ में जाकर उसका समन्वय रहता है।
और फिर जब तक अगर लोकल डीएम और ये लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कभी भी जाके आप किसी भी लीगल रोहिंग्या को वापस नहीं भेज सकते। झारखंड हाईकोर्ट ने ओपन ये एडमिट और कई बार कहा हुआ है कि संताल परगना फॉर इंस्टेंस हैज बिकम अ डेन ऑफ इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स, और सरकार वहाँ के डीएम ने, आप याद करिएगा इलेक्शंस के पहले की बात है, और ये इलीगल बांग्लादेशियों का मुद्दा, संताल परगना की बात कर रहे मैं संताल इलीगल रोहिंग्याओं का मुद्दा हमारे लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। इनफैक्ट 2021 में एमएचए ने एक एडवाइजरी जारी करी थी सभी स्टेट्स को कि भाई आप इलीगल रोहिंग्याओं को आइडेंटिफाई करो। इन लोगों ने कुछ भी आइडेंटिफिकेशन नहीं किया। 26 जनवरी दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट करा था कि सेंटर ने सभी स्टेट्स को कहा है कि आप 3 लेयर आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन के तहत देखो कौन रोहिंग्या है कौन नहीं है। सो वी आर ऑन इट। ये नहीं है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए खत्म हो गए। सैम पिट्रोडा ने तो खुद ही बोला अपने वीडियो के अंदर कि भाई इनको ले आना चाहिए। तो 70 साल से कांग्रेस ने इनको वोट बैंक अपना बनाया है, तो उसमें अब उसका आइडेंटिफिकेशन करना अनिवार्य है। उसी का प्रिंसिपल का लॉजिक की हम एनआरसी की बात करते थे, और आगे चल के ये इस प्रिंसिपल को हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे एट द राइट टाइम। ये सब इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अगर स्टेट जानबूझ के उन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं, मुझे बताइए, स्टेट एक लॉजिकल बात बताइए, तो उसमें सेंट्रल क्यों नहीं इंटरफेरेंस कर रहा है? डायरेक्टली अपने हिसाब से जो चीज़ें करनी है उसको करे, आइडेंटिफाई करे, 3 लेयर हो 5 लेयर हो, क्योंकि डेटा तो होगा ना, जो भी लोग जब भी आए हैं इसका बहुत आपने अच्छा उसका आंकड़ा तो होगा। डेटा अल्टीमेटली इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। Any data of illegal has to be provided by the state because law and order is the purview of the state. BSF, if you ask any former BSF DGP, they will say BSF has to identify an illegal immigrant and give it to the state. That is how it is there. अगर कोई मान लो इलीगली बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है जो पोरस एरिया से है तो स्टेट को देंगे। अब बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जी ने तो घुसपैठियों का अड्डा बना दिया है, क्योंकि इन सबको वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का ना कोई पॉलिटिकल इंसेंटिव है ना कोई नियत है इनको कुछ आधार कार्ड या देने की, विच इज़ हार्ड फैक्ट। और हम जब 2 सीट की पार्टी थे तब भी हम कहते थे कि भाई भले वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हो गया, हम सबके खिलाफ हमेशा से रहे, हम अपोजिशन में भी रहे, पर इसका लार्जर एक कंसेंसस इशू निकालना, इसका सोल्यूशन निकालना ज़रूरी है। हमने उसको सोचा था इनिशियली एनआरसी, जो पास इवेंचुअली नहीं हो पाया। आगे चल के हम देखते हैं क्या, बट अभी हम स्टेट्स के साथ बहुत क्लोजली काम करने का इस पे प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली स्टेट के साथ आपने कभी काम करने की कोशिश की? अभी क्या बीच में आप लोग की बातचीत हुई? क्या अरविंद केजरीवाल से बात बनी थी या नहीं? अरविंद केजरीवाल तो उससे लड़ते ही रहते हैं सुबह शाम रात दिन, एलडी के साथ सबके साथ। अरविंद केजरीवाल इज एन एनार्किस्ट इन हिज माइंडसेट, विच इज़ अ हार्ड फैक्ट, विच इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग, विच इज़ व्हाट अन्ना हजारे जी के साथ में जो काम लोग जुड़े थे सब ये कहते हैं। जब आप जिनके भी उनके साथ में जो लोग हैं, अगर उनका कॉमनैलिटी आप देखेंगे, आप कॉमनैलिटी यही पाएंगे। तो जो केजरीवाल जी अमतुल्ला खान को टिकट देता है और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बातें रोहिंग्याओं पे करते हैं। अमतुल्ला खान तो ओपनली राशन बांट रहे थे रोहिंग्याओं को, और वो आज अरविंद केजरीवाल जी के पोस्टर बॉय आपके ही पत्रकार को जाकर धमका भी रहे थे। स्टेट हैज टू कोऑपरेट एज एन एसेंशियलिटी बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट द परव्यू ऑफ द सेंटर. Center has to can issue advisories, can strictly adhere to identification of it, but there are a lot of nuances in it where state cooperation is essential aspect. Larger level the solution to that is NRC. आजकल बड़ा रैपिड फायर चलता है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा पूछ ही लेते हैं। 5-7 लोगों के नाम लिए जाएंगे और उसके बारे में आप एक लाइन में, प्रयास एक शब्द में नहीं, एक लाइन में। रैपिड चीज़ों से मैं डरता हूँ तो प्रयास करूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता अमित शाह, मॉडर्न चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल। हिंदुस्तान की राजनीति में और दुनिया की राजनीति में इनसे बड़ा झूठा राजनेता कोई नहीं। राघव चड्ढा कब आ रहे हैं बीजेपी? पता नहीं, कोई बातचीत। स्वाति मालीवाल। अरविंद केजरीवाल के महिला विरोधी व्यक्तित्व के कारण पीड़ित। अखिलेश यादव, हिंदू विरोधी अलायंस के नेता। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर। हेमंता बिश्वा शर्मा, असम के सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर। उनको क्या प्रॉब्लम है मुसलमानों से? कोई नहीं, वो तो कह रहे भाई वो जितने विवादित बयान देते हैं मुसलमानों पे। नहीं, आपको आइडिया, आपको बोलूं, आप एक बार 10 दिन असम के उन एरियाज़ में रहिए। ये हार्ड फैक्ट है कि असम की डेमोग्राफी परिवर्तित हो रही है, और ऐसे ही होगा तो असम जो है मुस्लिम मेजॉरिटी राज्य बन जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो ये असम की जो इंडिजिनस कल्चर है उसके लिए एक थ्रेट होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी वहाँ पे लोग रहते हैं, वो ये बात को कह रहे हैं।
तो हेमंत बिस्वा शर्मा कोई भी एंटी मुस्लिम बयान नहीं देते, वो प्रो आसाम बयान देते हैं। उनके स्टाइल से आप डिसएग्री कर सकते हैं, आपकी एक राय हो सकती है, बट व्हाट हेमंत बिस्वा सेज इज द वॉइस ऑफ असम। हाँ, लेकिन जिस तरीके से कम्युनल बातें की जाती हैं, अरे भाई, हिंदू की बात करना क्यों हमेशा कम्युनल होता है? घुसपैठियों के खिलाफ बोलना क्यों कम्युनल होता है? मदरसा के अंदर मॉडर्न एजुकेशन की बात करना कैसे कम्युनल होता है जी? कम्युनल वो होते हैं जो सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहते हैं। कम्युनल वो होते हैं जो प्रभु श्री राम के मंदिर के ऊपर टिप्पणी करते हैं। कम्युनल वो होते हैं जो राम मंदिर को कहते हैं कि भाई ये छेड़छाड़, मंदिर जो है छेड़छाड़ की इंस्टीट्यूशन है। कम्युनल वो होते हैं जिनको महाकुंभ के अंदर डुबकी लगाने वालों को कहते हैं मर जाएंगे। कम्युनल वो होते हैं जो इफ्तार पे टोपी पहनते हैं पर उनको सनातन से चिढ़ होती है। कम्युनल वो होते हैं जो मुसलमानों के वोट को एकजुट करते हैं और हिंदुओं के वोट को डिवाइड करते हैं। कम्युनल वो होते हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 40 साल से कम्युनल वायलेंस बिल लाने का प्रयास करा था, जिससे हिंदू हमेशा से पीड़ित रहे। कम्युनल वो है जिसने सिर्फ 40 साल तक तुष्टीकरण की राजनीति करी। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होते हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पर एक्चुअल कम्युनल पॉलिटिक्स अगर किसी ने की, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने करी है। ओपन चैलेंज है मेरे आपके पॉडकास्ट पे, बैठा दो आप किसी भी कांग्रेस के नेता को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों बनाने के पक्ष में आप लोग इतना भागते हैं? कोई नहीं, हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल राष्ट्र है, हिंदू हमारी संस्कृति है और हम सब हिंदू हैं, ये हमारी जीवन शैली है। इसके बारे में कोर्ट्स ने ऑलरेडी कहा हुआ है। हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलने वाले देश। तो उसमें तो सबके लिए बराबर का हक होना चाहिए ना? भाई सबके लिए कोई बराबर। थोड़ा सा बढ़ जाता है तो आपको डर हो जाता है कि भैया ये कहीं अकेले एक राज्य ना बना ले, अकेले एक देश ना बना ले। ये तो फैक्ट रहा है, पर अब थोड़ी ना होगा। देश में कितने नहीं, मैंने आपको करोड़ बोला क्यों, आपको मैं कह रहा हूं, आप मुझे अभी तक आपने मुझसे अनगिनत सवाल पूछे पर आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि ऐसा क्यों होता है कि जहां मुसलमान आबादी 70% है, 80% है, वहां हिंदू माइनॉरिटी का अगर कैंडिडेट खड़ा भी हो जाए तो उसको कोई नहीं चुनता। जवाब तो दीजिए, कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी से खड़ा हो जाए, क्यों ऐसा होता है? तो जहां 80% हिंदू होंगे वहां कोई मुस्लिम खड़ा हो जाएगा तो कौन वोट देता है? कितने सारे मैं आपको इंस्टेंसेस दिखा दूंगा कि मुसलमान जीते हुए हैं भाई। कहाँ का बता रहे हैं? कितनी सारी चीजें। जब कांग्रेस पार्टी यूपीए के अंदर पावर में थी तो 80% हिंदू इलाकों से कई बार मुसलमानों को सिलेक्ट करी, चुनी भी और जीते हुए। तो कम से कम कांग्रेस पार्टी के समर्थन में या उसके प्रति उस कम्युनिटी का भरोसा है? नहीं, तो मुसलमानों के वोट से नहीं जीती थी जी, वो हिंदुओं के वोट से जीती थी। वो मुसलमान जो 20% जहाँ पे मुस्लिम आबादी है, 15% मुस्लिम आबादी है, वो वहाँ पे हिंदुओं के वोट से जीते थे जी। तो मैं आपसे वापस से पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों है कि मालदा के इलाके के अंदर जहाँ 70% मुसलमान है, या मान लीजिए कि बिहार में सीमांचल के इलाके आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी हाँ, किशनगंज के अंदर लीजिए आप 1970 से उठा के देखिए, आप 15% टाइम पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ कोई हिंदू जो है कांग्रेस के अलावा या कांग्रेस से समर्थित, तो कम से कम उनको भी उनका नेतृत्व तो चाहिए ना साहब। तो यही तो जिन्ना कहते थे ना जी। जिन्ना क्या कहते थे कि मुसलमानों को मुसलमान का हित से चलाएगा और उसके कारण पाकिस्तान बन गया। तो इसका लॉजिकल एक्सटेंशन तो वही है। हम भारत को ये सोच को आगे नहीं ले जाने दे सकते। धर्म बेस्ड रिजर्वेशन, धर्म बेस्ड नेतृत्व जो है, संविधान की मूल धारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ है और हम ये होने नहीं देंगे। देखिए, ऐसा नहीं है, अगर कोई कम्युनिटी अपने नेता को वही तो चुनती कम्युनल पॉलिटिक्स है। तो जब आपने कम्युनिटी की बात करी, तो कम्युनल ऐसा हर पॉलिटिक्स जगह है। नहीं होता है ना, लेकिन जहां मैं आपसे बहुल पूछ है। रहा हूं, क्यों आप इस पे स्टडी होनी चाहिए। क्यों ऐसा है जहां की मुस्लिम मेजोरिटी 70%, 80%, 60% है, वहां पे हिंदुओं के प्रोबेबिलिटी के चांस जीतने के सिर्फ और सिर्फ 10-15% है? जवाब देना पड़ेगा भाई, क्यों वहां पे धर्म बेस्ड वोटिंग होती है? ये जवाब देना। ओखला से आप जाके एक रिपोर्ट करिए, अहमदुल्ला खान ने क्या काम किया है, फिर भी जाके अहमदुल्ला खान और इधर मुसलमान को, कि क्या ओखला से जाके कोई हिंदू जीत सकता है? ओपन चैलेंज है। क्या मुसलमान ओखला से किसी मुसलमान वहां पे है, क्यों हिंदुओं को वोट वहां पे कम्युनिटी नहीं कर रही है? भाई हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको भारत के नागरिक के रूप में समझते हैं। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए, ओखला से क्या, आप पूछिए जाके और आपके रिपोर्टर्स से जाके पूछिए, ओखला के अंदर से क्यों सबने मुस्लिम कैंडिडेट को दिया? कांग्रेस ने क्यों मुसलमान कैंडिडेट को दिया है, इन्होंने क्यों मुस्लिम कैंडिडेट को दिया है? ठीक है, मैं हमें कैंडिडेट के धर्म के हिसाब से नहीं, हमें कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी व्यक्ति, उसको सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहिए कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। आखिरी सवाल में आप मुझे समझाइए कि बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हैं, चाहे वो सपा है, चाहे वो कांग्रेस है, जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनके साथ ज़्यादा भरोसा मन में क्यों फील करता है? 1950s के अंदर एमएन श्रीनिवास ने वोट बैंक टर्म को कॉइन किया था, मिड 50s में। तब से लेकर अभी तक एक्चुअली इशू क्या रहा है कि मुसलमानों के अंदर कांग्रेस और जितने भी सब पार्टीज हैं पिछले 60-70 साल से एक भय पैदा कर दिया है कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी पर्टिकुलरली 1980 से अगर आ गई तो भाई आपको जो है ये खत्म हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी।
So point number one. Point number two, the issue has been that they have practiced a politics of appeasement, which means कि भाई हमको आपको स्पेशल कुछ मिलेगा, जीवन शैली बेहतर नहीं होगी, इकोनॉमिक लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर नहीं होगा, पर आपको एक इम्प्लिसिट डर में पैदा रखो, आपको डराओ कि क्या स्थिति हो सकती है, आपके जीवन शैली को इम्प्रूव मत करो, पर आपको डराओ, बोलो कि धर्म के बेस पर अगर ये आ जाएंगे तो आपके धर्म को खतरा हो जाएगा. सो द कांग्रेस एंड द एंटायर पीपल हैव प्रैक्टिस्ड अ पॉलिटिक्स ऑफ फियर. That has been going on. Since 2014, we have reached out to every community. It is not, and we don't reach out to people based on community. We reach out to people based on they are citizens of India. इसीलिए हमारा जनाधार बढ़ा है. मुझे विश्वास है आने वाले समय के अंदर मुसलमान समाज भी इनके दोहरे मापदंड को जरूर देखेगा और अल्टीमेटली जाके इनसे छिटेगा. ये मुझे विश्वास है, क्योंकि देखिए झूठ एक लेवल के आगे तक नहीं चल सकता है, और झूठ जो है वो एक सीमा तक चलता है, और झूठ का पतन होना तय है. इसीलिए मैं ये मानता हूं, क्योंकि हम पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में, कुछ धीरे धीरे अब समय में देखेंगे कि जैसे हमारा जनाधार बाकी सब जगह पे बढ़ रहा है, इस समाज के अंदर भी बढ़ जाएगा. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये थे प्रदीप भंडारी जी, जिन्होंने दिल्ली चुनाव सहित तमाम जो इश्यूज़ हैं उस पर बात की, और ख़ासकर जो अलग अलग पार्टियों के द्वारा जो मुफ्त की सुविधाएं देने की बात की जा रही हैं उस पर विस्तार से इन्होंने जवाब दिया. कई कठोर सवाल भी हमने पूछे जिनके जवाब हमें यहाँ पे मिले. फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही. आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद.